मेरा ये मानना है कि ज़िंदगी में जो चीज़ बहुत ज़्यादा आसानी से मिल जाए ना, उसकी शायद उतनी कदर नहीं हो पाती। बिल्कुल ठीक बात है। आंखों में आंसू थे बट खुशी के आंसू थे, दिल मन मतलब सब बहुत खुश था। फिर वापस आए तो एयरपोर्ट पे काफ़ी अच्छा स्वागत किया गया, बहुत भीड़ थी, काफ़ी प्रेस रिपोर्टर्स थे, माला बनाई। और जैसे ही मैंने बाहर कदम रखा, एक सीमेंटेड शेड था छज्जा, तो वो 12 फीट का था, वो मेरे सर पे गिर गया। सर बच गया था, सिर्फ ये था कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई थी मुझे। टाइम पे मुझे याद है मैं आईसीयू में था, काफ़ी सीवियर कंडीशन थी। मेरे मुंह के अंदर से पेट में पाइप गई हुई थी, एक नाक से पाइप गई हुई थी, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था, ठीक से सांस नहीं ले पा रहा था। थोड़ा ये हो जाता है कि जब आप ऐसे व्हील चेयर पर जा रहे हैं पहली बार, तो सारे बच्चे भी, वो भी छोटे हैं बच्चे, सब देखते हैं ऐसे करते हैं। तो मुझे याद है उन्होंने बच्चों को भी समझाया था कि आप उससे ऐसा फील मत कराना कि वो डिफरेंट है या वो अलग है। ओके सो हे एवरीवन, दिस इज राहुल एंड स्वागत है आपका हमारे शो हिमकर हॉटलाइन हिंदी पॉडकास्ट पे। तो आज का जो एपिसोड है इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, बहुत टाइम से वेट कर रहा था कि ये एपिसोड कैसे भी करके मैं अपने गेस्ट के साथ कर सकूं। तो ओके, मिलिए हमारे गेस्ट से। ओके प्रणव, वेलकम टू हिमकर हॉटलाइन। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? एकदम फर्स्ट क्लास। प्रणव बहुत टाइम से वेट कर रहा था हमारे लास्ट शूट के बाद कि आपके साथ मुझे पॉडकास्ट करने का मौका कब मिलेगा। सो प्रणव के बारे में बता देता हूँ। प्रणव क्लब थ्रो करते हैं, एथलीट हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। बहुत अच्छे तरीके से प्रणव खुद ही अपने बारे में बता पाएंगे। सो प्रणव प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हाँ, मेरा नाम प्रणव सुरमा है। अभी रिसेंटली मैंने एशियन पैरा गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है और नया एशियन गेम्स रिकॉर्ड भी बनाया है। ये मेरा एशियन गेम्स में डेब्यू था और पहली बार में देश के लिए गोल्ड जीतना बहुत ही ज़्यादा प्राउड फीलिंग थी मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए और मेरे सारे जानने वालों के लिए। बिल्कुल, हमारे लिए भी प्राउड मोमेंट है कि देश के लिए कोई कुछ करता है तो बड़ा अच्छा लगता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो एथलेटिक लाइफ होती है ये एक तो ईजी नहीं होती, इनका शेड्यूल बड़ा टाइट रहता है, इनको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है और इनका फ्री टाइम बड़ी मुश्किल से निकलता है, जो हम देख रहे हैं प्रणव के साथ। बट जब भी आप कुछ अचीव करते हैं, कोई उसे लक कहता है, कोई कुछ कहता है, बट आपकी पुरानी जो 6-7 सालों से आप लगे हुए हैं, 4-5 सालों से आप मेहनत कर रहे हैं, वो कोई नहीं देखता है। लोग किस्मत का नाम दे देते हैं। जब काम नहीं हो रहा होता तो बोलते हैं किस्मत अच्छी नहीं है, जब हो जाता तो बोलते हैं किस्मत अच्छी है। बिल्कुल। अब मैंने, जब मुझे 5-6 साल हो गए इसमें करते हुए, तो मैंने अपनी ज़िंदगी के यंग टाइम के 6 साल महत्वपूर्ण साल इसको दिए हैं, क्योंकि मुझे लग रहा था, एक विज़न था कि शायद मैं इसमें कुछ कर पाऊँ और उस शायद को मुझे यकीन में बदलना था। तो इसीलिए बस मैं इसमें जुटा रहा। मैंने अपने परिवार को भी इसमें रखा कि नहीं, मुझे इसी में करना है। थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा बट सफलता ज़रूर मिलेगी, क्योंकि हम सच्चे मन से बस मेहनत करते हैं। अब मेंटली बहुत स्ट्रांग रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, ज़रूर। वो तो फर्स्ट स्टेप है ही। फिजिकल एंड्योरेंस और स्टैमिना एक एथलीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट सबसे पहला पार्ट होता है मेंटली। आप दिमागी तौर पे कितने मजबूत हैं। आप अगर कुछ फेलियर्स आ रहे हैं या आपकी परफॉर्मेंसेस अप टू द मार्क नहीं है, या जो आप गोल सेट करे हैं वो अचीव नहीं कर पा रहे फ़िलहाल, तो आपको स्ट्रांग रहना पड़ता है कि आज नहीं हो रहा बट मैं मेहनत करते रहूँगा और मेहनत अपनी बढ़ाते रहूँगा रोज़, ताकि आने वाले वक्त में वो चीज़ अपने आप उभर के आएगी और जब आएगी तो ऐसे चमकेगी कि दुनिया देखेगी। क्या बात है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अचीवमेंट्स के बारे में, कि आपको जब मेडल मिला, प्रधानमंत्री ने भी आपको एकदम पूरा सम्मानित किया, राष्ट्रपति जी ने किया आपको, तो बताइए जरा कैसा एक्सपीरियंस रहा? जब हमने मेडल जीता था तो उस टाइम पे एकदम मतलब नम सी फीलिंग हो गई थी, क्योंकि इस मोमेंट के लिए मैंने पिछले कितने सालों से, कितने दिन, कितने महीने, कितनी रातें ऐसे काटी कि बस मेहनत कर रहे हैं, कभी नींद नहीं आ रही, कभी परेशान हो रहे हैं। तो मतलब बहुत सारी फीलिंग्स होती हैं जो कोई भी इंसान ज़िंदगी में कुछ करता है या कोई गोल सेट करता है तो उसके पीछे उसके काफ़ी इमोशंस जुड़े होते हैं। बिल्कुल। तो हम, मेरे और मेरे पापा साथ रहते हैं, वो मुझे ट्रेनिंग में हेल्प करते हैं, तो हमारे इमोशन बहुत ज़्यादा जुड़े थे। तो जब वो हमने एक्चुअली में अचीव कर लिया तो उस टाइम पे एकदम मतलब यकीन नहीं हो रहा था कि बिलीव नहीं हो रहा, यही सपना देखा था, आज ये सपना पूरा कर लिया। हाँ। क्योंकि एक होता है ना इंसान, मतलब सपने देखता है, लोग बोलते हैं आपने बहुत ऊंचे सपने देख लिए, बहुत बड़े सपने देख लिए, और मेरा कोई स्पोर्ट्स बैकग्राउंड फैमिली का नहीं है, तो बट मुझे था कि नहीं, ये मैंने सपना देखा है, मुझे इसे पूरा करना। और जब पूरा हुआ तो खुशी भी थी और मतलब यकीन भी नहीं हो रहा था कि हाँ ये हासिल कर लिया। तो उसके बाद जैसे कि आप जानते हैं कि राष्ट्रगान सिर्फ उसी खिलाड़ी का बस चलता है जिसका गोल्ड मेडल होता है। बिल्कुल। तो गोल्ड मेडल था, इंडिया का राष्ट्रगान बजा था,
और बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। बहुत प्राउड मोमेंट होगा वो। आंखों में आंसू थे, बट खुशी के आंसू थे। क्या बात है। दिल मन मतलब सब बहुत खुश था, परिवार खुश थे, जितने भी मेरे कोच हैं, टीम प्लेयर्स हैं, सब हैं, सब बहुत खुश थे। तो बहुत प्राउड फीलिंग थी हमारे लिए कि हमने ये अचीव कर लिया है। फिर वापस आए तो एयरपोर्ट पे काफ़ी अच्छा स्वागत किया गया, बहुत भीड़ थी, काफ़ी प्रेस रिपोर्टर्स थे, माला बनाई गई, मतलब काफ़ी धूमधाम से बैंड बाजे के साथ स्वागत सेलिब्रेट किया किया गया कि भाई गोल्ड लेके कि आया है हाँ, कोई हमारी कंट्री देश के लिए जीता है ये। देश के लिए जीता है। बिल्कुल हमने तो ठीक है, हमारा नाम जुड़ा है वो मेडल के साथ, हमने जीता है, बट वो मेडल है देश का। बिल्कुल। जब खिलाड़ी मेडल जीता है तो वो अपने देश, कोई भी देश का, वो अपने देश के लिए जीता है। तो वो आए, उसके बाद फिर हम अगले ही दिन प्रधानमंत्री से मिले, उन्होंने काफ़ी मोटिवेट करा और उन्होंने एक बात कही थी कि खिलाड़ी को ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि जब वो खेलने जाता है या तो वो जीतता है या वो सीखता है, बिल्कुल हार नहीं मान, तो मेहनत करती रहनी चाहिए। तो उन्होंने ये कहा था कि आप अपनी जो गलतियां करी उससे सीखो और आने वाले टाइम में आप बेहतर ही करोगे, क्योंकि आपने उन गलतियों को सुधार कर चुके हो अब। क्या बात है। प्रधानमंत्री ने आपको ये सब बोला? हाँ जी, हाँ जी। पीएम मोदी साहब ने? फिर प्रेसिडेंट से भी मिले, उनसे हाँ। मिलके भी काफ़ी अच्छा लगा। वो बहुत डाउन टू अर्थ हैं, बहुत सिंपल लेवल से बात करती हैं, तो काफ़ी ज़्यादा प्राउड फीलिंग होती है, क्योंकि आप राष्ट्रपति भवन में जा रहे हैं प्रेसिडेंट से मिलने, वो एक अलग फीलिंग होती है। पहली बिल्कुल, बार मैंने राष्ट्रपति बिल्कुल। भवन अंदर से देखा था, हम्म। तो ऐसा लग रहा था कि जब उनसे मिले तो लगा कि हाँ, कुछ कुछ करा है जिंदगी कुछ में। किया है जिंदगी में। कमाल की बात है जब ऐसे इस तरीके से और उस इज्जत से और उस सम्मान से जब आपको ले जाया जाता है और सब आपको उसी नज़रों से देख रहे हैं कि भाई ही इज़ द गोल्ड मेडलिस्ट। सबका नज़रिया बदल जाता है। बिल्कुल नज़रिया बदल जाता है। एक चीज़ और बताइए मुझे कि ये जो आपका गेम हुआ था जिसमें आपने गोल्ड जीता, ये किस उसमें हुआ था ईयर में? ये 2023 में हुआ था, अक्टूबर में। ये है एक्चुअली 2022 एशियन पैरा गेम्स, बट 2022 में ये इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि कोविड आ गया था चाइना में, तो उन्होंने पोस्टपोन कर दिया था टू नेक्स्ट ईयर। तो इसलिए लिखा जाता है 2022 एशियन पैरा गेम्स, बट 2023 अक्टूबर में हुआ। ओके 3 में हुआ था। हाँ जी। कोविड ने बड़ी सारी चीज़ें मार दी समय का बिल्कुल हिला दिया पहिया। अब ये वाली बात है क्योंकि 2022 में तो होने थे, और जब ये मेरे ख्याल से उन्होंने प्रेस रिलीज करी थी, मेरे ख्याल से मई या जून के आसपास की बात है। तो मैं काफ़ी ऐसे खिलाड़ियों को जानता हूँ जो फरवरी मार्च में जिन्होंने अपनी नौकरियां छोड़ दी थी कि अब 6-8 महीने बचे हैं, तभी वो अक्टूबर 2022 में होने थे। तो उनको था कि 6-8 महीने अब हम पूरी मेहनत से एशियन गेम्स में मेहनत लगाएंगे और मेडल जीतेंगे देश के लिए, और उनका भी इसमें फ़ायदा होगा। तो जब उन्होंने नौकरियां छोड़ी, 2-3 महीने वो ट्रेनिंग करते रहे, फिर पता लगा मई जून में कि इस साल तो होंगे नहीं। तो ये आप समझ सकते हैं स्पोर्ट्स कैसी चीज़ होती है। बिल्कुल। मतलब आप अपनी पूरी ज़िंदगी आपने अपनी परिवार की या जो भी चाहने वाले हैं, सब आसपास जो रहते हैं, उनकी आपने शायद एक दाव पे लगा दी कि आपके पास एक नौकरी थी, वेल सेटल थी, छोटी बड़ी जैसी भी थी, तो वो छोड़ के आपने सोचा कि 6-8 महीने में इसमें लगाऊंगा, बट वो पोस्टपोन हो गया। अब पोस्टपोन भी ऐसा हुआ कि अब 1.5 साल है उसमें, तो खाना पीना है, डाइट लेनी है, घर के खर्चे होते हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है एक इंसान पे। तो उन लोगों ने पता नहीं कैसे ही वक्त काटा होगा वो। तो बट मेरा ये मानना है शायद खिलाड़ी इन्हीं चीज़ों से सीखता है, और खिलाड़ी शायद तभी मजबूत बनता है, क्योंकि ये जो फेजेस होते हैं ना, चैलेंजेस बड़े आ जाते हैं। और मेरा ये मानना है कि ज़िंदगी में जो चीज़ बहुत ज़्यादा आसानी से मिल जाए ना, उसकी शायद उतनी कदर नहीं हो पाती। बिल्कुल ठीक बात है। और मतलब जितना आप हवा में उड़ो ना, उतना ही फिर आप धरती में नीचे चल जाते हो। बिल्कुल सही। तो ग्राउंडेड, डाउन टू अर्थ रहना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई आपकी बुराई करता है तो मुझे लगता है उस बुराई को दिल पे नहीं लेके जाना चाहिए, और कोई ज़्यादा अच्छाई करता है या तारीफ़ें करता है उसको सर पे नहीं लेके जाना चाहिए। मतलब एकदम डाउन टू अर्थ ग्राउंडेड रहना चाहिए इंसान को, और मतलब आपको प्यार से बात करनी चाहिए, ह्यूमिलिटी दिखानी चाहिए, बी एम्पैथेटिक टूवर्ड्स पीपल। तो उससे मुझे लगता है कि आप कहीं ना कहीं अपने सच्चे मन से जुड़े रहते हैं और सफलता मिलती रहती है। आप खुद भी अच्छे इंसान बने रहते हैं और अच्छे इंसानों से मुलाकात आपकी होती है। बिल्कुल सही बात है, जैसे कि हम मिल गए आपको। अब मैं थोड़ा बैक स्टोरी में चलते हैं कि प्रणव, जब ये इंसिडेंट हुआ, वो भी एक दौर रहा होगा, उस टाइम पे बड़ी तकलीफ आई होगी, कैसे आपने फेस किया? क्या फैमिली का रिएक्शन था? कैसे वो बिलीव कर पाए? क्या आपका रिएक्शन था जब भी इंसिडेंट हुआ, और कैसे हुआ, कब हुआ? आप थोड़ा इसके बारे में बताइए। ये 20 मई 2011 की बात है, शुक्रवार का दिन था और शाम के कुछ 5 बज रहे थे। मैं अपने कज़न के घर गया हुआ था, हम एक्सबॉक्स खेल रहे थे। ओके। तो मैं हम दोनों प्ले स्टेशन एक्सबॉक्स के काफ़ी शौकीन थे। तो
हम ऐसे ही गेम खेल रहे थे, मेरा एक दोस्त है वो थोड़ा मतलब 15-20 मिनट दूर रहता था, तो उसके पास भी एक्सबॉक्स था, तो उसके पास हम सीडी लेने सोच रहे थे कि हमारे पास 1-2 सीडियाँ थी, तो हमें लगा कि कोई और गेम खेलते हैं, कोई और सीडी लेते हैं। तो जो शॉप थी हमने वहाँ पता करा वो बंद थी, तो फिर मैंने अपने फ्रेंड को फ़ोन करा क्योंकि उसके पास काफ़ी बड़ी अच्छी कलेक्शन थी। ओके। तो फिर हमने सोचा कि हम चलो उससे लेने चलते हैं। तो हम जैसे ही फिर सीढ़ियों से उतरे, तो मेरा भाई जो है वो बाइक पे बैठा, उन्होंने बाइक स्टार्ट करी। तो फिर मुझे एकदम से ध्यान आया, जो मेरे मतलब क्लोथ्स थे वो मुझे थोड़े, मैं बाइक पे बैठ गया था, तो मेरा भाई बाइक पे बैठ गया, मैं भी उनके पीछे बैठ गया था, बाइक ऑन कर दी। फिर मुझे एकदम से लगा कि मुझे कपड़े चेंज करने हैं, थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था, तो मैं ऊपर गया, दोबारा गया ऊपर। तो दोबारा गया, फिर एक मैंने शॉर्ट्स बदली, फिर मुझे वो भी थोड़ी अनकंफर्टेबल लग रही थी, फिर मैंने दूसरी बदली, मतलब टाइट लग रही थी क्योंकि उनके कपड़े थे मेरे पास, अपने मैं नहीं लेके गया था साथ। फिर मैंने एक जो थी लूज़ वाली वो डाली। फिर मैंने हेलमेट उठाया डाइनिंग टेबल से, तो जब मैं सीढ़ियों से उतर रहा था, ऐसे ही मैंने लास्ट के 1-2 सीढ़ियों से पहले हेलमेट पहन लिया, बस बाहर निकलने से पहले ही। मेरा भाई बाइक पे ही बैठा हुआ था, और जैसे ही मैंने बाहर कदम रखा, एक सीमेंटेड शेड था, छज्जा, तो वो 12 फीट का था, वो मेरे सर पे गिर गया। और ऐसा था कि समझ लीजिए आप, अगर मैं एक कदम पीछे होता या एक कदम आगे होता, तो आज ये ना होता हादसा। अरे। तो शायद ये लिखा हुआ था, ऐसा होना था। एक साइड पे गाड़ी भी थी, खड़ी हुई थी घर के अंदर ही, वो पूरी तरह से तहस नहस हो गई थी। हेलमेट चूर चूर हो गया था, हेलमेट के मतलब पीसेस मिले भी नहीं, इतना हो गया। तो सर बच गया था मेरा, अगर हेलमेट ना पहना होता तो आज पता नहीं यहाँ होते ना होते। तो सर बच गया था, सिर्फ ये था कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई थी मुझे, और काफ़ी सीवियर इंजरी हुई थी। फिर मुझे एक लोकल हॉस्पिटल लेके जाया गया, वहाँ पे उन्होंने थोड़ा टेस्ट चेक करे, तो उनके पास शायद ऐसा ट्रीटमेंट नहीं था प्रॉपर। उन्होंने बोला कि दिल्ली में एक हॉस्पिटल है, इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर, वसंत कुंज में। तो फिर मुझे उसी टाइम एम्बुलेंस से वहाँ भेजा गया उसी दिन। फिर वहाँ पे एक डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर है, सब ने कंसल्ट करा, और कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से 2-3 दिन तक मेरी सर्जरी नहीं हो पाई। ओके। मतलब फ्राइडे मेरा जैसे ये एक्सीडेंट हुआ था, तो सर्जरी मंडे के दिन हुई थी। तो उस टाइम पे मुझे याद है मैं आईसीयू में था, काफ़ी सीवियर कंडीशंस थी, मेरे मुंह के अंदर से पेट में पाइप गई हुई थी, एक नाक से पाइप गई हुई थी, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था, ठीक से सांस नहीं ले पा रहा था। और एक मतलब लोहे का ढांचा मेरे सर पे लगा दिया गया था, मेरे सर के मतलब दोनों तरफ स्क्रू टाइट हो गए थे ताकि मैं सर ना हिलाऊं, क्योंकि यहाँ रीढ़ की हड्डी में चोट लगी थी, मैं गर्दन हिला नहीं सकता था। तो आज भी वो निशान यहाँ पे हैं दोनों, वहाँ पे मतलब उस जगह पे बाल नहीं आए मेरे, क्योंकि वो इतना ज़्यादा टाइट कर दिया था कि बिल्कुल सर नहीं हिलना चाहिए। तो वो 2-3 दिन मतलब मुझे कुछ नहीं पता, मैंने शायद पानी भी पिया था नहीं पिया था, कैसे पिलाया गया था। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब उस टाइम पे मुझे समझ भी नहीं आ रहा था ये हो कैसे रहा है। कुछ एक्सरे एमआरआईज मतलब ये टेस्ट जब होते थे, तो जब लेके जाते थे मुझे चक्कर आने लगते थे, वॉमिटिंग फील हो जाती थी। तो काफ़ी ज़्यादा रोया मैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान रहा 2-4 दिन। फिर सर्जरी हुई, एंड सर्जरी कुछ 8-10 घंटे चली, और मेरे सारे परिवार वाले चाहने वाले बाहर थे, बस भगवान से दुआ कर रहे थे कि सर्जरी सक्सेसफुल हो जाए। और वो भी उस टाइम पे इस चीज़ के बारे में समझ रहे थे कि हुआ क्या है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि जैसे सपोज़ आपको हाथ में फ्रैक्चर हो, तो प्लास्टर डालते हैं, 2-3 महीने में वो चीज़ ठीक हो जाती है, वो दिक्कत नहीं आती। तो डॉक्टर ने ये समझाया था कि इनकी रीढ़ की हड्डी में चोट लगी है, जिसकी वजह से इनकी नसें दब चुकी हैं। तो उसकी वजह से इनका मतलब मेरा ये नेक के नीचे, चेस्ट से पूरा नीचे सेंसेशन पावर नहीं है, कुछ भी मैं फील नहीं कर सकता, कुछ मुझे दर्द महसूस नहीं होता। तो वो भी समझ रहे थे, और मुझे भी धीरे धीरे समझाया गया क्या चीज़ है। बट लोगों को लगा कि शायद अब कैसे जिएंगे, क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। बट शायद वो चीज़ ना मैंने फ़ील करी, ना मैंने अपने परिवार को फ़ील होने दी। चीज़ तो सिचुएशन तो बहुत बड़ी क्रिएट हो गई थी हमारे लिए। बट हम हमेशा हंसते रहते थे, मुस्कुराते रहते थे, हंसी मजाक तभी भी चलता रहता था। थोड़ा थोड़ा ऐसे सिनेरियोज आते थे कि जैसे उस टाइम पे मैं अपना हाथ भी नहीं हिला पाता था, हाथ जैसे ही उठाता था गिर जाता था। खाना खाना है कोई और खिलाएगा, हमेशा उठा के बिठाना है। वॉशरूम जाना था, हमेशा असिस्टेंट चाहिए होती है। तो जब वो नई नई चीज़ें अडेप्ट करनी पड़ रही थी, कहीं कहीं थोड़ा अनकंफर्टेबल भी हो जाता है बंदा, और कभी कभी फ्रस्ट्रेटेड भी होता है, क्योंकि आपके मन में काम आया ना कि मैंने ये पानी का गिलास उठा के पीना है, तो आप उठा के पी लेते हो। मैंने पीना है, मैं हाथ ही नहीं उठा पा रहा था। और थोड़े टाइम बाद जब उठाने में लगा कि मेरी फिंगर्स में ग्रिप नहीं है, तो मैं ग्लास ही नहीं पकड़ सकता था।
तो हमेशा मुझे किसी को बोलना कि मुझे पानी पिला दीजिए, कोई थोड़ा दूर है तो आने में 2 मिनट लग रहा है, या कोई काम कर रहा है तो फिर इतने में फ्रस्ट्रेशन हो रही थी कि मुझे प्यास लग रही है, पानी पिलाइए। तो थोड़ा कहीं कहीं मैं कभी कभी इम्पेशेंट भी हो जाता था और गुस्सा भी कर जाता था। मतलब ये तो मतलब सारे केसेस चलते ही हैं कि आप प्यार दिखा रहे मैं हो, तो हंस हाँ बिल्कुल, मैं इस चीज़ से बस ये जानना चाहता हूँ कि आपने उन चीज़ों को एक्सेप्ट कैसे किया, क्योंकि आप अच्छे खासे हंसते खेलते 16 ईयर्स के थे आप हाँ उस वक्त, जी, आपने मैं बताया 16 मेरे साल को। का था। तो उस टाइम पे उसके बाद जब ये इंसिडेंट हो, उसको आपने एक्सेप्ट कैसे किया इस सिचुएशन को इस तरीके से? मतलब बहुत मुश्किल रहा होगा ये सब। एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि ऐसी चीज़ें अगर किसी इंसान के साथ होती है, मतलब कोई सोचता नहीं कि ऐसा कुछ आपके साथ कभी होगा, हम्म। इतनी सीवियर चोट लगेगी, पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो मुझे ये था कि मैंने बेहतर होना है, मतलब जिस सिचुएशन में मैं आज हूँ मैं इससे बेटर होऊंगा, तब तो मेरा यही मेन फोकस था। और मैं 16 साल का था उस टाइम, 11th क्लास में था, तो मुझे था कि मुझे अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट करनी है। अभी तो मैंने स्कूल भी नहीं करा था, स्कूल कॉलेज जॉब बहुत सारी चीज़ें करनी होती है एक इंसान को। तो मैंने एक्सेप्ट करा कि ठीक है, अब जो हो गया इसको हम बेटर करेंगे, इम्प्रूव करेंगे और धीरे धीरे सीखेंगे इसके बारे में, धीरे धीरे समझेंगे कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं, कैसे कैसे अडेप्ट हो सकते हैं, कैसे कैसे एडजस्ट हो सकते हैं। तो उसके बाद मैंने वहीं पे फिज़ियोथेरेपी स्टार्ट करी। काफ़ी हम एक्सरसाइज, सारा दिन हम एक्सरसाइजेस करते थे और मेरे पेरेंट्स हमेशा साथ रहते थे, वो हमेशा मदद करते थे मेरी। फिर उसके बाद मैंने अपनी 2-4 महीने बाद स्कूल भी दोबारा ज्वाइन करा। मुझे काफ़ी लोगों ने बोला कि आप स्पेशल स्कूल्स होते हैं वहाँ जाइए, वहाँ पे आप थोड़ा कंफर्टेबल फील करेंगे और वहाँ पे आपके हिसाब से चीज़ें होंगी, वहाँ ज़्यादा समझ पाएंगे लोग। बट कुछ टीचर्स हैं, एक टीचर थी शीला राव मैम हमारे स्कूल में से, जो मेरा स्कूल था, तो उसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करा, काफ़ी समझा। तो उन्होंने ही मुझे बोला कि नहीं आप इसी स्कूल में आइए। उन्होंने तब वहाँ लिफ्ट स्टार्ट हुई थी तो लिफ्ट भी लग गई थी, रैम्प्स भी थे, एक्सेसिबिलिटी की दिक्कत नहीं आई थी और मेरे फ्रेंड्स भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव थे। थोड़ा ये हो जाता है कि जब आप ऐसे व्हील चेयर पर जा रहे हैं पहली पहली बार, तो सारे बच्चे भी, वो भी छोटे हैं बच्चे, सब देखते हैं ऐसे करते हैं। तो मुझे याद है उन्होंने बच्चों को भी समझाया था कि आप उससे ऐसा फील मत कराना कि वो डिफरेंट है या वो अलग है। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा था कि मैं जहाँ से मैंने छोड़ा था थोड़े टाइम पहले, वहीं मैं दोबारा गया, वहीं मैंने पढ़ाई करी और 11th-12th क्लियर करी। 12th में मैं क्लास में थर्ड आया था, मेरे 93.5% आए थी। तो मतलब मैंने उस सिचुएशन में भी ये था कि मैंने वो गोल बना लिया था कि मुझे पढ़ाई करनी है और अच्छे मार्क्स से क्लियर करना है। तो वो मैं जो, मतलब ऐसा होता है कि ज़िंदगी में जो मैं सोच लूँ कि ये मुझे करना है सच्चे मन से, तो वो मुझे कंप्लीट करके ही सांस पूरी चैन की आती है, नींद चैन की तभी मिलती है मुझे। तो इसलिए बस मेरा था। फिर मैंने आगे कॉलेज करी, पढ़ाई करी, मैंने मास्टर्स करी हुई है, मास्टर्स इन कॉमर्स फ्रॉम दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रणब, कोई मेमोरेबल मोमेंट्स के बारे में बताइए, कोई स्कूल का मोमेंट हो या कोई भी जो आपका दिल अभी करे। फ़िलहाल ही में मुझे एक स्कूल में एज अ चीफ गेस्ट बुलाया गया। स्पोर्ट्स डे था वहाँ पे, तो मुझे उन्होंने बुलाया था, सम्मानित किया था। तो काफ़ी ज़्यादा प्राउड फीलिंग थी मेरे लिए, क्योंकि ये मेरे लिए एक अलग तरह की अचीवमेंट है। जब मैं छोटा होता था, स्कूल में था, तो जैसे स्कूल स्पोर्ट्स डे, एनुअल डे, ये फंक्शंस होते हैं, तो हमें पता है कि बड़े बड़े दिग्गज लोगों को एज अ चीफ गेस्ट बुलाया जाता है। तो जब मुझे बुलाया गया तो मेरी आंखें नम थी, काफ़ी ज़्यादा खुशी थी मुझे, क्योंकि एक वक्त ऐसा था जब मैं खुद छोटा स्कूल में पढ़ता था और चीफ गेस्ट आते थे। आज मुझे एज अ चीफ गेस्ट स्कूल में बुलाया गया है और एक दर्जा दिया गया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पैरा स्पोर्ट्स अवेयरनेस के लिए भी। नॉर्मल एबल बॉडी को तो काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट्स होती हैं, अवेयरनेस होती है, तो बुलाया जाता है, बट एज अ पैरा स्पोर्ट, पैरा एथलीट मुझे बुलाया गया। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी थी कि आज मुझे एक स्कूल में एज अ चीफ गेस्ट बुलाया गया, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश था उस दिन। वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल दिन था, क्योंकि उसी दिन सुबह मुझे इंस्टाग्राम से मैसेज आया था कि आपका पेज वेरीफाइड हो गया है। क्या तो, बात है। तो मैंने कहा सुबह ये खुशी, एक वेरिफिकेशन वाली खुशी आई थी। ब्लू टिक मिल गया था हाँ जी, आपको। ब्लू टिक मिल गया क्या था। बात है, हाँ, पेड हो गया है जो आजकल मुझे लोग बहुत ले रहे लोग बोलते थे कि हाँ। कुछ नहीं है, मेरे अराउंड 600-700 कुछ होता है पर मंथ, तो आप ले लीजिए, थोड़ा वेरीफाइड रहता है। तो मुझे था कि जब अपनी मेहनत से ऐसे लेंगे वही सही तरीका है, तो मैं ऐसे बिल्कुल लूँगा। बिल्कुल, और इसमें खुशी मिलती है। हाँ, इससे खुशी मिलती है, हाँ क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, ये तो चलो अलग चीज़ है, हर चीज़ आप खरीद नहीं सकते, कुछ चीज़ें होती है कमाई जाती हैं। बिल्कुल। तो वो ये जो सम्मान है, ये जो रिस्पेक्ट लोग देखते हैं, या आप पैसों से नहीं खरीद सकते।
बिल्कुल ये आपकी मेहनत की कमाई है। बिल्कुल। तो मुझे ये बताइए, जब आपके साथ ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद आपने मेंटली खुद को कैसे प्रिपेयर किया, और फिर ये गेम कैसे चूज़ किया आपने कि मेंटली प्रिपेयर करते हैं इसके लिए, आपको कैसे मोटिवेशन आई कि नहीं कुछ करना है? तो काफ़ी ज़्यादा मतलब अपसेट था मैं स्टार्टिंग के डेज़ में तो, बट मेरी शायद नेचर ही ऐसी है, मैं मतलब चीज़ों को ना मतलब अंदर से मैं खुश रहता हूँ थोड़ा, ठीक है कोई अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो 2-4 दिन में थोड़ा परेशान होता हूँ, ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ, बट वो 2-4 दिन काटने के बाद मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता हूँ, और उस चीज़ को अगर वो चीज़ मुझे सही नहीं लगती उसको चेंज करने का ठान लेता हूँ। तो ये शायद मेरा पर्सनल बिहेवियर ऐसा है, हर इंसान का सिचुएशंस को देखने का नज़रिया अलग होता है। सेम सिचुएशन आप दो लोगों को दे दीजिए, कोई इंसान एकदम से उभर के चमक के निकलेगा, कोई इंसान थोड़ा मतलब शायद नहीं उससे उभर पा रहा होगा, या मतलब वो उससे डीमोरलाइज हो जाएगा थोड़ा, एक वर्ड होता है डिप्रेशन, हाँ जी, शायद हाँ जी। उसमें चले जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। इस पे मतलब हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि सबका माइंडसेट अलग होता है। तो मेरा माइंडसेट शायद ऐसा ही हमेशा से रहा है कि मेरा नाम भी सूरमा है, जिसका मतलब होता है द अल्टीमेट फाइटर। क्या तो बात शायद हमारे खून में है कि हाँ हाँ हाँ। बस करना है, कुछ नहीं होता, ये हो गया, अब आगे क्या। अब देख लीजिए ज़िंदगी में, जैसे सपोज ये एक्सीडेंट हुआ तो ये तो हो चुका है, बिल्कुल। अब मैं पीछे जाके इसको बदल तो सकता नहीं, ऐसी टाइम मशीन अभी तक तो डेवलप नहीं हुई है। शायद आगे हो तो चीज़ें बदल पाए लोग, तो उसको उसको तो नहीं बदल सकते, बट आने वाले वक्त को तो हम बदल सकते हैं, वो तो हमारे हाथ में है। तो आने वाले वक्त को बदलने के लिए हमें मेहनत आज करनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो मैं आज से ही मेहनत लगा देता हूँ कि मेरा जो आने वाला टाइम है उसको मैं बेहतर कर सकूँ। उस टाइम पे ऐसा था कि थोड़ा हमारी फाइनेंशियल कंडीशंस भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों से हम गुजर रहे थे, इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली, फिजिकली, हर वे में काफ़ी ड्रेनिंग था हमारे लिए। तो बट ये था कि ठीक है, शायद वो वक्त नहीं रहा तो ये वक्त भी नहीं रहेगा, एक बेहतर वक्त आएगा। बिल्कुल। तो इसी सोच के साथ मैं बस आगे बढ़ता चला गया। और मेरा ये मानना है कि जो आपके आसपास का एनवायरनमेंट होता है, जो आपके आसपास के लोग होते हैं, वही आपके दिमाग, मन, शरीर को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो मैं हमेशा ऐसे ही लोगों के साथ बातचीत रखता था, ऐसे लोगों के साथ मेरा रहना होता था जो पॉजिटिव रहें। मेरे माँ बाप, फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं, और भी ज़्यादा जो वहाँ पेशेंट्स थे या फिजियोथेरेपिस्ट थे और लोग थे, जो मुझे लगता था कि मुझे एक पॉजिटिव वाइब देते हैं, मैं हमेशा उन्हीं के साथ वक्त बिताता था। जो मुझे लगता था शायद उतनी ज़्यादा पॉजिटिव, मैं नेगेटिव तो नहीं बोलूँगा, बट शायद उतनी ज़्यादा मेरे साथ वाइब मैच नहीं होती थी, उन लोगों के साथ मैं थोड़ा डिटैच ही रहता था। ये मेरी नेचर है, मैं बहुत ही कम लोगों के साथ अटैच हो पाता हूँ, बट जिनके साथ वाइब मैच करती है, जिनके साथ मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड मैच करता है, मुझे लगता है कि मैं उनकी ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव दे पाऊँ और वो मेरी ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव दे पाएँ, हम दोनों मिलके एक बेहतरीन ज़िंदगी बनाएं। तो ऐसे लोगों से मुझे जुड़ना पसंद है। तो मैंने हमेशा अपने आसपास के लोग, एनवायरनमेंट हमेशा पॉजिटिव ही रखा। मतलब कोई, अगर मैं आपको कोई इंस्टेंसेस बताऊं, जब ये एक्सीडेंट हुआ था, कुछ कुछ डॉक्टर ऐसे भी थे जिन्होंने बोला कि अब आप चल नहीं पाएंगे कभी, आपका तो आधा मरा हुआ शरीर है, अब ज़िंदगी आपकी ख़त्म हो जाती है, अब क्या करेंगे। मतलब डॉक्टर्स ही कहते हैं, कुछ लोग हैं मतलब आसपास के पड़ोसी हैं, कुछ मतलब मोटिवेट करते थे, कुछ ऐसे थे जो कहते थे कि अब तो लाइफ ख़त्म है। अब आप, उस टाइम में 16 साल का ही था, तो उनको लगता था कि अब तो आपकी ये जा रही है कि आपने अपने पेरेंट्स को संभालना है, बल्कि आपके पेरेंट्स को आपको संभालना पड़ रहा है, तो आप उनके लिए बोझ हैं। और कुछ ऐसे कहते हैं कि अब तो आप भी हैंडीकैप हो गए, आपकी फैमिली भी हो गई। बट मेरा ये मानना है कि आप लोगों को ना पलट के जवाब एक वक्त तक ही दे सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। आप मतलब हर बुरा बोलने वाले को बुरा नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें आपका भी मन खराब होता है। तो कभी कोई मुझे ऐसे नेगेटिव कमेंट पास भी कर दे तो मैं उसे एक पॉजिटिव वे में ही लेता हूँ, मैं स्माइल करके, नमस्ते करके मतलब आगे चलता बनता हूँ, और अपने काम से मतलब रखता हूँ मैं। और कोई फायदा भी नहीं है मुंह लगने का। हाँ, आप मैंने वही कहा, हर किसी को आप पलट के जवाब नहीं दे सकते। बिल्कुल। तो अपना काम करते रहिए। आज जब मैं इस मुकाम पे पहुंच जाता हूँ तो वही लोग तारीफ करते हैं, वही लोग बोलते हैं अरे वाह ये क्या कर दिया। जो पहले बुराई हाँ, किया करते थे, आज वो तारीफ करते हैं। आज वो और 10 लोगों को मेरा नाम लेके बताते हैं, हम जानते हैं, नहीं हमने ये कहा, हमने वो कहा, मतलब सब कुछ बदल जाता है। बिल्कुल। तो मेरा ये मानना है कि इंसान को ना अपने मन, शारीरिक
रूप से तो स्वस्थ रहना ही चाहिए, बट अपने मन को स्वस्थ रखना चाहिए। आप अब तो बहुत सारे मतलब ऐसे ज़रिए, आप यूट्यूब पे मोटिवेशनल पॉडकास्ट सुन लीजिए, या फिर आप अगर काफ़ी ज़्यादा सिवियर कंडीशंस मेंटली से जा रहे हैं तो आप थेरेपिस्ट के पास जा सकते हैं, अब तो साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट के पास जा सकते हैं। इसके बारे में काफ़ी अवेयरनेस है। एक टाइम पहले था जब लोग इन चीज़ों का मजाक उड़ाए जाते थे कि शायद इसको कोई बिल्कुल दिमागी कोई प्रॉब्लम है और ये शायद ठीक दिमागी संतुलन नहीं है इसका। अब तो इन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस है, मुझे लगता है इन लोगों के बारे में लोग इसके बारे में मजाक भी नहीं उड़ाते। तो बट एक इंसान को मन से स्ट्रांग रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कभी कभी ना क्या होता है, हम अपने दिमाग में ऐसे सिनेरियोस बना लेते हैं जो एक्चुअल ज़िंदगी में होते ही नहीं। मतलब अगर आपकी प्रॉब्लम 10% की है, आप दिमाग में सोच सोच के अकेलेपन में उसको 80% कर देते हैं। बिल्कुल। तो मेरा ये मानना है कि आपके पास अगर कुछ अच्छे दोस्त हैं, आप उनसे बात कर लीजिए, अपने परिवार से बात करिए, और जहाँ भी आप अच्छा फील हाँ, करते हैं, जहाँ भी आपको अच्छा मन हल्का फील हो, जहाँ भी आपका अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं कर पाएंगे तो फिर आप थेरेपिस्ट के पास जाइए। बट मेरा मानना है किसी से बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम अगर मन में वो बोझ डालते रहेंगे ना, एक दिन वो बोझ इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं जिससे आप मतलब अपने पूरे परिवार को प्रॉब्लम में डालते हैं। वो भी शायद क्योंकि डिप्रेशन या मेंटल हेल्थ ऐसी चीज़ है जो शायद चेहरे पे नहीं दिखती आपको। आप कितने सारे ऐसे सिनेरियोज होते हैं, जैसे 1 घंटे पहले आप इंसान को देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं कि वो हंस रहा है, वीडियो डाली है, एंजॉय कर रहा है, और 1-2 दिन बाद ही कुछ ऐसी खबर मिलती है कि वो शायद नहीं रहा। हाँ, तो हुआ ऐसे कई सारे इंसिडेंट हुए तो हैं ऐसे। ये एक्चुअल है, और शायद इसके बारे में लोग बात नहीं करते। पता नहीं, मेरा ये मानना है कि इन सिनेरियोज के बारे में, इन चीज़ों के बारे में बात होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे वो फ़ोन की स्क्रीन के पीछे छुपे हुए हैं जो परेशान हैं या मेंटली उतने ज़्यादा वो नहीं कोप अप कर पा रहे। तो मेरा उनको बस यही कहना है कि आप अपने जहाँ भी आपका मन हल्का हो, अपने दोस्त परिवार या थेरेपिस्ट, आप उनसे ज़रूर मिलिए, बात करिए, मन को हल्का करिए। और ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स उतार चढ़ाव तो चलते रहते हैं, ज़िंदगी इसी का नाम है, बट उससे उभरना कैसे है, उसको बेटर कैसे करना है, वो आपके पास ही होता है। क्योंकि देख लीजिए, आप ज़िंदगी एक ही मिली है, बिल्कुल पिछली ज़िंदगी क्या थी आपको नहीं पता, अगली क्या मिलने वाली है आपको नहीं पता, बिल्कुल। पुनर्जन्म होता है नहीं होता ये भी ये सच भी है नहीं पता। झूठ है ये हमें नहीं पता। बिल्कुल। हाँ, तो ये एक ही ज़िंदगी है, इसको आप जितना बेहतरीन बना लीजिए आपको भी उतना अच्छा लगेगा। और जब आप चले जाएंगे तो आपके बाद लोग मिसाल भी देंगे, और मतलब आपका परिवार भी आपको याद रखेगा, आगे आने वाले लोग भी आपकी तारीफ़ करेंगे। तो कुछ ज़िंदगी में ऐसा करिए कि आप अपनी ज़िंदगी भी बेहतरीन बनाइए और आसपास के लोगों की भी अच्छी करिए, ताकि एक अच्छा एनवायरनमेंट बन एक सके, पॉजिटिव ऑरा सोसाइटी बना के बन सके। रखें हाँ, ताकि लोग आपसे बात भी हाँ करने जी, की कोशिश करें, क्योंकि आजकल ना मेंटली मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में हैं लोग, और हर किसी को ना कूल बनना है, और हाँ एक जी, एक अलग सी चीज़ चल रही है कि किसी की बेइज्जती करके खुद को कूल बनाना है, हाँ, बट उस बेइज्जती का उसके माइंड पे का इम्पैक्ट पड़ रहा है, इससे किसी को लेना नहीं देना पता। नहीं है। जैसे बुलिंग एक हाँ बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट चीज़ है, हाँ। पहले तो नहीं पता होता, तो पहले तो लोग हंसी मजाक में करते थे। अब बुलिंग बहुत ज़्यादा एक गलत चीज़ मानी जाती है, और है भी गलत। मतलब हंसी मजाक में आप दोस्तों के साथ कुछ करते हो वो अलग चीज़ है, बट वो चीज़ कभी कभी इतना बड़ा रूप ले लेती है कि लोग इतने ज़्यादा मतलब परेशान हो जाते हैं कि अपनी लाइफ ख़त्म कर देते हैं उसकी वजह से। तो मेरा ये मानना है कि हाँ, ये चीज़ें मतलब किसी को आप लेट डाउन करके कूल नहीं बनते कभी भी। बिल्कुल। आप ज़िंदगी में कुछ अच्छा करिए, अपना और अच्छा रखिए, कुछ अच्छा हासिल करिए ज़िंदगी में, उससे आप शायद ज़्यादा कूल बनेंगे। अपनी कूल की टर्म्स अपने आप ही ना बनाइए। जब आपके साथ ये इंसिडेंट हुआ तो उस टाइम पे फैमिली का क्या रिएक्शन था? मेरी फैमिली उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि एक यंग बच्चा, उनका बच्चा ऐसे मतलब एक्सीडेंट हुआ है, और डॉक्टर समझा रहे हैं कि अब शायद वो कभी चल ना पाए, और काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें और भी ज़्यादा चीज़ें बताई पर्सनल लेवल पे कि ये चीज़ें शायद ना कर पाएँ, या इन चीज़ों के लिए असिस्टेंस हेल्प चाहिए होगी। तो स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा हताश थे वो भी, बट जैसे कि मैंने कहा कि मेरा जैसे पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है, उन्होंने भी हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखा। कभी परेशान हुए होंगे, कभी आंखें नम हुई होंगी, तो अकेले में थोड़ा रो लिया होगा,
बट ये है कि मेरे सामने हमेशा हंसते खेलते रहे और मैं भी उनके साथ ऐसे ही रहता था। एक पॉजिटिव ऑरा बना के रखते थे, हम हंसी मजाक करते रहते थे। एक्सरसाइजेस करनी है उसमें भी थोड़ा फन कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मतलब खुशी से करते थे। क्योंकि आप कोई भी चीज़ करो ना, आप परेशान होके करो, दुखी होके करो, तो उसका रिज़ल्ट उतना नहीं मिलता, चाहे आप कितनी भी मेहनत लगा रहे हो। बट आप अगर सच्चे मन से, ईमानदारी से, खुशी से करो काम, तो उसका जो रिज़ल्ट होता है, रिटर्न मिलता है, वो भी उतना ही अच्छा मिलता है। तो उनका भी यही बिहेवियर था कि ठीक है चलो अब हो गया, इसको क्या कर सकते हैं। अब एक धीरे धीरे हम चीज़ों को समझेंगे, थोड़ा एडजस्ट होंगे चीज़ों से। और वो भी सर्च करते थे कि और क्या क्या इसमें मतलब हम थेरेपीज़ करा सकते हैं, या फिर कैसी एक्सरसाइजेज होती हैं, या कोई ऐसा ट्रीटमेंट है जिससे हम ठीक कर सकते हैं, या फिर जो अभी करंट लाइफ सिनेरियो है उसको कैसे बेटर कर सकते हैं। तो वो भी सर्च करते रहते थे और हम साथ में फिर एक दूसरे की मेहनत करते रहते थे। और फाइनेंशियली भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें रही थी। बट ये है कि उन्होंने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा, मैंने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा, और एक दूसरे का हाथ थाम के आज हम यहाँ तक आए हैं। आपके आपके फादर साहब बड़े ही इंटरेस्टिंग आदमी हैं मैं कहूँगा। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा वो किसी मॉडल से कम नहीं लगते हैं और दूसरा है कि उनका बात करने का जो तरीका है वो बड़ा प्यारा है। जिस तरीके से वो आपका साथ देते हैं, उन्होंने अपनी जॉब तक छोड़ दी थी, कैसा उन्होंने मुझे बताया था, तो आप उसके बारे में थोड़ा बताइए कि वो जो सिचुएशन क्या रही थी उस टाइम पे। हाँ, जब थोड़े टाइम बाद मैंने दोबारा स्कूल ज्वाइन करना था, तो हमें ये था कि हमने पहले एक अटेंडेंट रखा हुआ था, बट अटेंडेंट रखना बहुत एक्सपेंसिव होता है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो अटेंडेंट नहीं कर पाता पर्सनल लेवल पे। तो फिर मेरे फादर ने ये डिसाइड करा कि वो जॉब छोड़ेंगे और मेरी मदर वर्किंग रहेंगी। तो वही मुझे मतलब सुबह रेडी करके घर से स्कूल लेके जाते थे, स्कूल से फिर वापस लाते थे, वो सारा टाइम साथ रहते थे। और उन्होंने मतलब अपनी जॉब छोड़ दी थी कि मैं अपनी स्टडीज़ पूरी कर पाऊँ और मैं ज़िंदगी में कुछ कर पाऊँ। तो आप समझ सकते हैं हम एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, मेरे दोनों पेरेंट्स वर्किंग थे। तो किसी की भी एक इनकम रुकना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, बिल्कुल क्योंकि आज की डेट में आप जितना कमा रहे हैं उससे ज़्यादा आप खर्च करते हैं। बिल्कुल हाँ जी। तो आप ऐसे केस में जहाँ पे हमारे खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, मेडिकल वेज में भी मेरे काफ़ी सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, कुछ होते हैं जिन पे बहुत खर्चा होता है, आज भी खर्चा होता है। तो उस टाइम पे मतलब मैं नहीं जानता उन्होंने कैसे मैनेज करा होगा। मुझे शायद इतनी नॉलेज नहीं थी फाइनेंसिस की उस टाइम, मुझे बस ये पता है कि हाँ थोड़ी दिक्कत चल रही थी। बट उन्होंने कैसे मिलजुल के चीज़ों को संभाला होगा। पापा ने मुझे संभाला कि इसको पढ़ाई पूरी करानी है, सब करना है। मम्मी ने वही जॉब करी और उसी मतलब इनकम में उन्होंने कैसे ही पढ़ाई लिखाई कराई, कैसे ही मेरे खर्चे निकाले, कैसे ही घर के खर्चे निकाले, वो सब तो वही जानते हैं। शायद अगर वो तनख्वाह मुझे दे दी जाए और बोला जाए कि घर चलाओ, इसमें सब संभालो, तो मैं नहीं कर पाऊँगा। इसका श्रेय मैं शायद अपनी मम्मा को ही देना चाहूँगा। वो ये है कि जितने भी पैसे आए, जितने भी आए, कभी घर में कम नहीं पड़े। मतलब हमेशा, चाहे हमारे खर्चे हमारी इनकम से ज़्यादा थे, हाँ, बट पैसे कभी कम नहीं पड़े। क्या बात है। तो शायद ये हमारा सच्चा मन ही है और हमारी ईमानदारी है और हमारा एक दूसरे की तरफ प्यार ही है कि हम एक दूसरे की तकलीफ़ों को समझते थे। और भगवान भी कहीं ना कहीं कुछ देखता है, तो कुछ लेता है तो कुछ देता है। बिल्कुल तो उसके बाद उन्होंने हमें शक्ति दी कि बस ज़िंदगी में आगे आगे बढ़ते रहें और एक ऐसा मुकाम हासिल करें कि हम दूसरों को अपनी कहानियाँ सुना सकें और हमारी कहानी से वो लोग प्रेरित हो सकें। बिल्कुल बिल्कुल। ओके प्रणब, तो आप मुझे ये बताइए कि आपको गेम्स के बारे में कब पता लगा, पैरा गेम्स के बारे में, और आपने कैसे डिसाइड किया कि मुझे एथलीट बनना है? ये इंस्पिरेशन कहाँ से आई आपको? तो मैं हमेशा ही मतलब स्पोर्ट्स में से जुड़ा रहा हूँ। जब मैं स्कूल में भी था तो मैं हर तरह के स्पोर्ट्स खेला करता था, जिसमें मैं क्रिकेट बहुत शौक से खेलता था, रोलर हॉकी खेलता था, वॉलीबॉल खेलता था। बट उस टाइम पे शायद ये एक हॉबी की तरह ही था मेरी, जैसे छोटे बच्चे खेलते हैं स्कूल में। और इसके इससे ये हो जाता था कि आपको वो क्लासेस अटेंड नहीं करनी पड़ती थी, कुछ होता था, थोड़ा वो बेनिफिट ले लेते थे। बोनस मिल जाता था थोड़ा कि क्लास में ज़्यादा दिन नहीं रहना पड़ेगा। तो बट वही है कि शायद ऐसा ऐसा करियर या प्रोफेशन नहीं देखा था, क्योंकि मेरी फैमिली का कोई स्पोर्ट्स बैकग्राउंड नहीं है। तो मैंने शायद एक बार शायद सोचा था क्रिकेटर बनने का थोड़ा, बट
वो ये ना, हमें लगता है कि चलो पढ़ाई लिखाई कर लें, उस फील्ड का क्या पता है, इसमें नौकरी कर लेंगे, कुछ कर लेंगे। तो ऐसे ही मतलब वो थॉट प्रोसेस बन चुका था। फिर जब मैं अपने मास्टर्स के लास्ट ईयर में था 2018 में, तब मुझे पैरा स्पोर्ट्स के बारे में पता लगा। 2016 में रियो पैरालंपिक्स हुए थे, जिसके बाद बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हुई थी पैरा स्पोर्ट्स के बारे में। तब मुझे पता लगा था कि हम जैसे लोग हैं जो वो ये खेल सकते हैं, हमारे लिए भी ऐसे स्पोर्ट्स होते हैं। तो आज की डेट में तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस अब तो लोगों को काफ़ी पता है। उस टाइम पे तो मतलब ये चीज़ 2016 के बाद काफ़ी ज़्यादा अच्छी अवेयरनेस होना शुरू हो गई थी। तो जब मुझे पता लगा तो मैंने पता करा, यहीं पे फरीदाबाद में ही मैंने एक पता करा किसी से, स्टेडियम में वो ट्रेनिंग कराते थे कोच सर। तो उनके पास गया, मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने बताया कि ऐसे एथलेटिक्स में खेल सकते हैं। तो उस टाइम पे मैंने फिर 2018 फरवरी में स्टेट खेले थे और मार्च में नेशनल खेले थे। नेशनल में मेरा तब ब्रॉन्ज मेडल था, फर्स्ट टाइम नेशनल में। मुझे वहाँ कैटेगरी मिली थी F51। कैटेगरी का ऐसा होता है कि पैरा स्पोर्ट्स में आपको अपनी डिसेबिलिटी के हिसाब से कैटेगरी मिलती है। ओके। और जो मेरी कैटेगरी है 51, ये सबसे ज़्यादा सिवियर डिसेबिलिटी है पैरा एथलेटिक्स में, मतलब इससे ज़्यादा लोएस्ट कोई कैटेगरी है ही नहीं। ओके। क्योंकि हमारे मतलब एब्डोमेन फंक्शन में होता, बैलेंस भी नहीं होता, ट्राइसेप्स भी नहीं होते, फिंगर्स भी नहीं होते, और भी बहुत सारी दिक्कत होती है। मतलब सबसे ज़्यादा सिवियर डिसेबिलिटी हमारी रहती है हमारी कैटेगरी में। तो मुझे पता लगा कि हमारी कैटेगरी में एक गेम होता है क्लब थ्रो, और क्लब थ्रो का भी ऐसा है, हमारी फिंगर्स में ग्रिप नहीं होती, तो हमें ग्लू या गम टाइप कुछ यूज़ करना होता है जिसको हम फिंगर्स पे स्टिक करते हैं। उसके बाद सपोर्ट वहाँ पे मिल रहा है, ग्रिप कर बना सके, ग्रिप बने रहे, ग्रिप के लिए मेनली। और उसके बाद थ्रो करते हैं। तो उसका क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो जो गेंद होती है वो थोड़ी फिसलन सी हो जाती है, वो नहीं पकड़ पाती, ठीक से काम नहीं करती। हाँ। जब सर्दी होती है तो बहुत ज़्यादा पकड़ने लगती है, फिर हाथ से रिलीज नहीं होती है अच्छी। बारिश होती है तो गीली हो जाती है, छूट जाती है। तो ये अलग ही चैलेंजेस है। मतलब एक खिलाड़ी के लिए बहुत क्लाइमेटिक चैलेंजेस तो सबके लिए रहते हैं कि आज चलो वेदर अच्छा है, आज सब अच्छा है। हमारे लिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि हमारा सारा डिपेंड गम पे करता है। जिसकी गम या ग्लू अच्छे से स्टिक करेगी और अच्छे से रिलीज होगी, उसकी थ्रो अच्छी रहेगी। तो हमारी कैटेगरी में ये क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत ज़्यादा मेजर फैक्टर हो जाता है। बट यह है कि मेरा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था इस गेम में, तो तब मैंने फिर खेलना शुरू करा। उसके बाद मैं 2019 में चाइना गया था, बीजिंग ग्रां प्री में। वहाँ पे मुझे सिल्वर मेडल मैंने जीता था। फिर हमने सोचा था कि मुझे इसमें इंटरेस्ट, रुचि आने लगी थी, मुझे लग रहा था कि थोड़ा मैं स्पोर्ट्स फील्ड में ही कुछ करना चाहता हूँ आगे। तब तो मैं काफ़ी ज़्यादा इनिशियल स्टेजेस पे था 2018-19 में। तो जब हम ये सोच ही रहे थे और हमने मेहनत अपनी बढ़ाई थी, तब 2020 में कोविड आ गया। तो कोविड का ऐसा था कि सब कुछ रुक गया, और हमारी थोड़ी डिसेबिलिटी भी है तो इम्यूनिटी का भी थोड़ा रहता है। तो मैं उस टाइम पे कम्प्लीटली घर में ही रहता था, मतलब ट्रेनिंग, प्रैक्टिस, एक्सरसाइजेस सब कुछ रुक गया था। घर में जो थोड़ा बहुत बंदा कर सकता है वही करा था। तो 2020-21 तो हमने ऐसे ही निकाला था। बट मेरे मन में ये आ चुका था कि मुझे स्पोर्ट्स फील्ड में ही कुछ करना है। तो हमने फिर दोबारा से 21 एंड में थोड़ी सी शुरुआत करी। फिर 22 में हमने दोबारा नेशनल्स खेले, वहाँ पे मेडल जीता। फिर उसके बाद 2022 में ही जुलाई के आसपास मैं टूनिशिया ग्रां प्री होता है, टूनिशिया नॉर्थ अफ्रीका में, वहाँ पे गया था। वहाँ पे मैंने क्लब थ्रो में जीता था सिल्वर मेडल और डिस्कस थ्रो में जीता था गोल्ड मेडल। तो वहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन फील हुई थी, क्योंकि मैं एक एक्चुअली में मतलब फर्स्ट टाइम ही ले लो, अब सेकेंड टाइम था मेरा, बट मेरे लिए मतलब इतना बड़ा कंपटीशन खेलना फर्स्ट टाइम काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटिंग और इंस्पायरिंग था मेरे लिए भी। तो मुझे था कि हाँ, अब मैं मतलब थोड़ा और इसमें अपना इनपुट दूंगा, हार्ड वर्क ज़्यादा दूंगा और ज़्यादा डेडिकेशन दिखाऊंगा। तो 2022 में मैंने आपको जैसे बताया था कि एशियन पैरा गेम्स होने थे, बट कोविड की वजह से वो नहीं हो पाए, क्योंकि चाइना में ही थे और उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा कोविड फिर से आ गया था चाइना में। तो हमारा ऐसा था कि हमने मेहनत नहीं छोड़ी थी। हम उस टाइम जाते थे गुड़गांव ट्रेनिंग के लिए। तो अब मेरा क्या है, मेरी सबसे, जैसे मैंने बताया, सिवियर डिसेबिलिटी है। तो हमारी जो कंडीशन है इसमें हमें स्वेटिंग नहीं होती। मतलब जैसे हम धूप में हैं तो हमें स्वेटिंग नहीं होगी।
तो उसमें ना मुझे सांस फूलने लगती है, जहाँ पे मतलब सेंसेशन मेरे थोड़े बहुत हाथ में है, फेस पे है, नेक पे है, तो एक गर्म होने लगता है। तो मुझे हमेशा जैसे बार का पानी वाला स्प्रे होता है, तो वो स्प्रे हम मुंह पे मारते रहते हैं, या गीला टॉवल रखते हैं, तो जिससे थोड़ा बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा कूल डाउन रहे। तो दिन में गर्मियों में हमें करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो हमारा ऐसा था, हमने डिसाइड करा कि हम रात को 2 बजे उठा करते थे, और उसके बाद रेडी होके 3 बजे यहाँ से निकलते थे, गुड़गांव जाते थे, 4 बजे पहुँचते थे। 3 बजे? हाँ जी, रात के 3 बजे। 3 बजे निकलते थे? हाँ जी। तो ये शायद लोगों को यकीन नहीं होता, हमने जिया है ये वक्त। हमने हमारा मेरे में ये था कि शायद और कितने टाइम तक चला था ये अरसा 3 बजे वाला? 1-1.5 साल वाला तो हमने रेगुलर करा है। सीरियसली? हाँ जी। अरे भाई तो ऐसा था कि हम 3 बजे फिर घर से निकलते थे, 4 बजे स्टेडियम पहुंच जाते थे। वहाँ पे गार्ड सो रहा था तो उसे उठाते थे, दरवाज़ा खुलाते थे स्टेडियम के गेट का। स्टेडियम लाइट्स होती हैं जो वो ऑन कराते थे ताकि रोशनी हो जाए, क्योंकि बिल्कुल अंधेरा होता था उस वक्त। तो फिर हम अपनी ट्रेन, हम सबसे पहले होते थे जिन्होंने स्टेडियम में कदम रखा होता है। हमारे बाद 5-5:30 बजे थोड़े खिलाड़ी आना शुरू करते हैं, तो उस टाइम पे हम अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देते थे, और 7-8 बजे तक हम 3-4 घंटे अच्छी सेशन लगा के हाँ। ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते थे। तो हमारा मन में संतुष्टि हो जाती थी कि हमने अच्छा सेशन लगा लिया है। उसके बाद दिन में मेरे लिए धूप में प्रैक्टिस करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था मेरी मेडिकल कंडीशन की वजह से। तो बट यही आप मेरे लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि सारे खिलाड़ी 8-9 बजे के बाद ही ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। बट हमने अप्रोच बदली, हमें कहा नहीं करना तो है ही। तो हमने फिर वो सुबह का टाइम चुन लिया, क्योंकि सुबह थोड़ा मौसम अच्छा रहता है, प्लेजेंट रहता है, और टेम्परेचर थोड़ा कम रहता है। हाँ। तो जब तक वो टेम्परेचर बढ़ता है तब तक हमारा काम पूरा हो जाता है। तो अब ये भी शायद एक तरीका है, क्योंकि अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मेरे लिए कि मैं दिन में नहीं ट्रेनिंग कर पा रहा था धूप में। तो हमने अब इसका सोल्यूशन ढूंढा, क्योंकि करना तो है ही। तो मेरा मानना है कि ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स चाहे जो भी आए, आपको सोल्यूशन ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस प्रॉब्लम के बारे में सोचने से शायद ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट हाँ उसके सल्यूशंस के बारे में सोचने से काफ़ी ज़्यादा बदलाव आएगा। तो उस चीज़ से कैसे उभरा जा सकता है, या उस चीज़ को कैसे बदला जा सकता है, तो सोल्यूशन पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेरा मानना है। क्योंकि प्रॉब्लम तो देखो किसी भी टाइप की आ सकती है, और डिपेंड करता है 2 टाइप के लोग होते हैं। एक है कि प्रॉब्लम को लेके बैठ जाएंगे, हाँ जी, रो लीजिए आप, उससे कुछ नहीं होने वाला, परेशानी होंगे। दूसरा है कि उसको दूसरा सोचने का तरीका ये है कि आप उसको सोल्यूशन देखिए और आगे बढ़िए। हाँ जी, बस यही है। बट 1-1.5 साल ये 3 बजे वाली जो चीज़ आपने बताई है, ये बहुत ज़्यादा मतलब क्या डेडिकेशन थी आपकी। ये जो भी सुनता है काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। बिल्कुल हैरानी की बात है। 3 बजे यहाँ लोग आप 3 बजे उठ के जा रहे हो प्रैक्टिस में, यहाँ लोग 3-3 बजे तक सो नहीं रहे हैं। हद से कैसा हाल हो गया अभी तक। वो आजकल तो ऐसी मेरे condition यहाँ है। मतलब हमारे यहाँ सिक्योरिटी गार्ड है, उनकी हमने ड्यूटी लगा दी थी कि आपको मैंने अलार्म तो लगा रखा था कि मेरी नींद अपने आप खुल जाती थी, बट बाई चांस कभी ना खुले तो हमने उनकी ड्यूटी लगाई थी कि 2 बजे आपने फ़ोन करना ही करना है, और जब तक फ़ोन उठा के हम रिस्पॉन्ड ना करें तब तक आपने फ़ोन करना है। ओके। तो 1-2 फ़ोन अगर कभी करने पड़े तो वो रोज़ उनका फ़ोन ज़रूर आ जाता था कि उठ गए। उन्हें भी पता था कि इन्होंने खेलने जाना है, तो वो रोज़ फ़ोन करते थे। उनकी ड्यूटी हमने लगा दी थी यहाँ पे। मतलब क्या होता है ना कि जब बंदे की किसी की डेडिकेशन दिखती है ना, तो आपके आसपास जो भी लोग होते हैं वो और ज़्यादा सपोर्टिव हो जाते हैं। हाँ जी, अब जैसे मेरा तो जुनून था ही ये, क्योंकि मैं तो खेल ही रहा हूँ। अब मैंने पापा को भी तंग कर रखा था, सुबह सुबह उठा दिया 2 बजे। हाँ, उन्होंने भी फादर साहब आपको लेके वो जाते साथ थे। वही रहते हैं, उन्होंने ही कराना है। और मम्मा को भी फिर तंग कर दिया, उठाओ, वो थोड़ा डाइट के लिए तैयार करनी है चीज़ें, सब करना है। तो थोड़ा स्टार्टिंग में तो उनको लग रहा होगा दिक्कत हो रही है, बट धीरे धीरे वो भी अडेप्ट हो गए, और वो भी खुश थे कि शायद मैं किसी चीज़ को लेके इतने जुनून से ज़्यादा मैं मतलब उस चीज़ को मतलब पाना चाहता हूँ, उस चीज़ को मतलब अपना बनाना चाहता हूँ, कमाना चाहता हूँ। तो वो शायद एक जो मेरा सपना था, उन्होंने भी वो धीरे धीरे सपना समझा और काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करा इस जर्नी में। क्योंकि आप तो अब आप कुछ करना चाहते हैं, आप तो उठेंगे, आपको करना ही, अगर आप नहीं करेंगे फिर तो वो चीज़ होगी नहीं। ऑफ कोर्स। बट अब मेरे पेरेंट्स को भी मैं साथ रात को 2-2 3-3 बजे उठा रहा हूँ, उनको भी इस चीज़ में लगा रहा हूँ। तो धीरे धीरे उन्होंने शायद समझा, और फिर वो भी खुशी खुशी करने लगे। स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, देखो तकलीफ तो होती है क्योंकि डे रूटीन बिल्कुल अलग हो जाता है। हाँ, सारा रूटीन बदल जाता है, वही तो उसमें ढलने में थोड़ा टाइम तो लगता है। बट मैं इस चीज़ से बड़ा खुश हूँ कि आपके पेरेंट्स कितने ज़्यादा सपोर्टिव हैं, और वो अभी तक
बिल्कुल जी। आपके साथ हैं उसी मेहनत से जिससे वो और वो कर सबके रहे लिए थे। ज़रूरी है। आप कहीं भी हैं, मैंने जैसे पहले भी कहा था कि आपका एनवायरनमेंट पॉजिटिव और सपोर्टिव होना बहुत ज़रूरी है। चाहे आपके पेरेंट्स हो, चाहे आपका फ्रेंड सर्कल हो, छोटा ही चाहे क्यों ना हो, वही सपोर्टिव हो तो बिल्कुल। वही अच्छा ये रहता मैं है। बहुत ज्यादा मतलब कट्टर तरीके से मानता हूँ इस चीज को मैं कि अगर जहाँ पे मेरे साथ भी यही सीन है जैसे आपके साथ है, अगर कोई पॉजिटिव है तभी मेरे साथ उसकी बनती है, अगर कोई भी नेगेटिव है पता नहीं अपने आप से दूर हो जाता है वो मेरे हाँ से, जी, क्योंकि मैं कनेक्ट नहीं कर पाता हूँ, बहुत मुश्किल गिनती होता के है। 2-4 अच्छे लोग हाँ साथ रखना ज़्यादा बेहतर है, ना कि 20-40 ऐसे लोग रखें जो मतलब नेगेटिव एनवायरनमेंट बिल्कुल। रखें, या फिर वो ग्रुपिज्म में आने की ज़रूरत नहीं होती। हम्म। आप मतलब शायद बचपन में हम ऐसा होता है कि ग्रुप बना लें, बड़े कूल गैंग बने, ये करें, बट जब आप बड़े हो जाते हैं आपको पता लग जाता है कि हाँ 2-4 बहुत हैं, कि आप बिल्कुल इनफ होते हैं, दिन दो के चार दिन सच्चे के दोस्त बारह होने बज चाहिए। दिन के 12 बज रहे हैं, रात के 12 बज रहे हैं, आप हाँ उनको एक कॉल करें वो आपकी किसी भी सुख दुख में खड़े होंगे। तो ऐसे लोग ज़िंदगी में साथ रखें तो बिल्कुल। शायद एक अच्छा पॉजिटिव ऑरा रहता है। हम्म। चलिए आप अपने जब 3 बजे वाली जो बात छेड़ी है, अब मैं आपका डे रूटीन जानना चाहता हूँ। जरा स्टार्टिंग से बताइए आपका डे रूटीन कैसे जाता है, एक एथलीट का मैं समझना चाहता हूँ कैसे रहता है डे रूटीन। देखिए, मेरा मानना है हर खिलाड़ी का रूटीन अलग होता है, और हर स्पोर्ट्स फील्ड का अलग होता है। जैसे कोई हॉकी खेल रहा है या बैडमिंटन खेल रहा है, शूटिंग करता है, एथलेटिक्स में है, स्विमिंग में है, सबका रूटीन अलग होता है, लाइफस्टाइल अलग होता है, हर किसी की बॉडी अलग होती है। और एबल बॉडी और पैरा बॉडी का तो कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि हमारी कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशंस भी आती हैं। जैसे मैंने अपना वो रूटीन बताया, तो मुझे उस चीज़ से अडेप्ट करना पड़ा, मुझे उस चीज़ से एडजस्ट करना पड़ा कि हाँ हम दिन के टाइम नहीं कर पाएंगे तो ऐसे जल्दी कर लेंगे। तो हम जैसे सुबह उठते हैं तो उसके बाद होता है कि आधा एक घंटा थोड़ा बॉडी को अच्छा स्ट्रेचिंग दी, उसके बाद थोड़ा, घर पे करते हैं ये वाला हाँ जी, वर्कआउट आप, ठीक है, स्ट्रेचिंग वगैरह। तो उसके बाद फिर हम जिम, फिर हमने जैसे स्ट्रेचिंग करी उसके बाद फिर हम जाते हैं स्टेडियम। स्टेडियम में हम थोड़ा बैंड एक्सरसाइजेस करते हैं, थोड़ा कंडीशनिंग करते हैं, थोड़ा आर्म रोटेशन, थोड़ी चेयर चला ली, मतलब थोड़ा बॉडी को वार्म अप अच्छा कर देते हैं। फिर उसके बाद हम अपनी थ्रोज करते हैं, और डिपेंड करता है ऑफ सीज़न चल रहा है, मिड सीज़न चल रहा है, ऑन सीज़न चल रहा है, उसके हिसाब से नंबर ऑफ थ्रोज करते हैं हम। उसके बाद दोबारा स्ट्रेचिंग करते हैं, फिर उसके बाद फिर अच्छा रिकवरी रेस्ट लेते हैं थोड़े टाइम का। फिर इवनिंग में एक कंडीशनिंग वर्कआउट हो गया, या फिर बैंड एक्सरसाइजेज हो गई, या किसी फिजियोथेरेपिस्ट से अच्छा रिहैब लिया। तो ये मतलब ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर रूटीन है कि इसी पे मतलब चलते रहना है, बट ये है कि मतलब हमने नंबर ऑफ़ आवर्स उतने लगाने हैं, और जितनी मेहनत हम अपनी एक्सरसाइजेज पे करते हैं उतनी मेहनत हमें अपनी रिकवरी और रिहैब पे भी करनी चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि जितना टाइम हम मतलब उस चीज़ को देंगे उतना ही अच्छा रिटर्न मिलेगा, बट एक सही तरीके से। और ये सही तरीका बता सकते हैं आपके कोचेज़ हैं या जिनको इस चीज़ के बारे में ज़्यादा नॉलेज है, नॉलेज है, हाँ। क्योंकि किसी चीज़ को भी ओवर करने से ज़्यादा भी मसल फटीग हो जाती है। अंडर कर रहे हैं तो आप ठीक तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, तो वो पहचानना बहुत ज़रूरी है। और जैसे मैंने कहा कि हर किसी की बॉडी अलग होती है, तो वो समझना पड़ता है। और पैरा में तो मतलब बिल्कुल ही सबकी बॉडीज़ अलग अलग होती बिल्कुल, हैं, हाँ। डिसेबिलिटीज़ अलग होती हाँ हैं, जी, हाँ जी। तो वो धीरे धीरे अडेप्ट करना। उसके बाद एक डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छी क्लीन डाइट आप लें, अच्छा हेल्दी खाएं, क्योंकि उसी से आपकी रिकवरी होती है, उसी से आपकी मसल स्ट्रेंथ बनती है, उसी से आपका माइंड भी एक्टिवेटेड रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं मतलब जिसमें आपको रेगुलर चेंजेस करते रहने पड़ते हैं, कि ये सीज़न है या ऐसा है, तो आपको रेगुलर चेंजेस उसमें करते रहेंगे, तभी डे टू डे इम्प्रूवमेंट आती रह पाएगी। और बहुत बार ऐसा होता है कि एक थोड़ा टाइम चले जाता है कि आपने कोई अच्छा अप नहीं देखा होता परफॉर्मेंस में, तो उस टाइम पे आपको ना कुछ फिर चेंजेस करने पड़ते हैं। तो आप देखिए कि क्या क्या चेंजेस आप कर सकते हैं। तो जब आप चेंजेस लाते हैं या कुछ बेटर इम्प्रूवमेंट लाते हैं, तो धीरे धीरे परफॉर्मेंस भी अप जाती है। परफॉर्मेंस का कभी कभी ऐसा होता है डाउन भी चली जाती है, कभी कभी एक एवरेज बनी हुई है, कभी ऊपर जा ही नहीं रही, कभी कभी इंस्टेंट ऊपर चल जाती है। तो वो ये है कि एक खिलाड़ी को समझना पड़ता है और पेशेंट रहना पड़ता है, मतलब अपने अंदर पेशेंस रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उस चीज़ से मतलब उस चीज़ को अपना के अपना बना के और बस रेगुलरली करते रहना, रोज़ मेहनत करते रहना, उसी चीज़ को दोहराते रहना, और जहाँ जहाँ चेंजेस की ज़रूरत है वो करते रहना। वो करके ही शायद एक खिलाड़ी निखर के उभर के निकलता है।
तो ये बहुत ही एक लंबा सफ़र होता है जब वो हम मेडल जीतते हैं या कुछ होता है, लोगों को लगता है शायद किस्मत बहुत अच्छी है या इन्होंने बड़ी जल्दी कर लिया, बट वो एक बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र है हर खिलाड़ी की ज़िंदगी में। और हर किसी की ज़िंदगी में अपना स्ट्रगल रहा है, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स, फैमिली प्रॉब्लम जो भी रहा है, तो उन चीज़ों से निकल के, और जहाँ तक कि पैरा खिलाड़ियों की बात है, एक मेडिकल कंडीशन को लेके वो मेहनत लगा रहे हैं और एक ऐसा डेडिकेशन जज्बा दिखा रहे हैं, ये मेरे ख्याल से काबिल तारीफ़ है हर किसी के लिए। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी एक, आई थिंक इट्स अ प्रिविलेज टू प्ले स्पोर्ट्स, एनी काइंड ऑफ स्पोर्ट्स एट एनी लेवल। तो जब आप एक इंटरनेशनल लेवल पे पैरा एथलीट खेलता है तो मुझे खुद एक गर्व होता है कि इस खिलाड़ी ने इतनी मेहनत करी, यहाँ तक पहुँचा, इसे सफलता ज़रूर मिले। आपने डाइट की बात की तो मुझे ये जानना ही होता है, आप नेचुरल डाइट लेते हैं सारी घर का बना हुआ, या फिर आप भी जैसे जिम में प्रोटीन वगैरह लोग लेते हैं वैसा सब कुछ भी आपने इन्वॉल्व किया हुआ नहीं, डाइट मैं में? एकदम नेचुरल डाइट लेता हूँ। 100% नेचुरल डाइट? हाँ जी, मम्मी घर का खाना जो बनाती हैं वही खाता हूँ। कुछ भी मतलब ऐसे ओवर करने की ज़रूरत नहीं होती, आप सही खाना सही तरीके से सही क्वांटिटी में खाइए तो बहुत होता है। शुद्ध खाना ही काफ़ी है, हाँ, आपको ऐसी प्रोटीन की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है? नहीं नहीं, देखिए ज़रूरत तो होती है, अब मुझे ज़रूरत नहीं फील लगती, बट हाँ जिन खिलाड़ियों को ज़रूरत है, जैसे प्रोटीन होता है, BCAA EAA होता है, मल्टीविटामिन, ओमेगा, ये चीज़ें ठीक है, ये रिकवरी के लिए काम आती हैं। मुझे एज सच इन चीज़ों की नीड नहीं लगती, तो मैं इतना ज़्यादा नहीं लेता। बट हाँ ये है कि मल्टीविटामिन और फिश ऑयल होता है, ये रेगुलर बेसिस पे ले लीजिए। बाकी डिपेंड करता है सबकी बॉडी टू बॉडी। हाँ ये भी है। बाकी जो नेचुरल डाइट तो आजकल कहाँ ही मिलती है, सब वो तो नहीं है। फिर भी घर का खाना तो बट घर का हाँ ही घर खाना का है। खाना मुझे अच्छा लगता है खाना। फिर भी बाहर घर से का मैं है। ज़्यादा खाता नहीं, मुझे ये मेरे परिवार वाले भी थोड़ा परेशान रहते हैं कि बाहर से बिल्कुल नहीं मंगवाते हैं। तो पिज़्ज़ा वीज़ा पसंद नहीं आपको? नहीं, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। अब मतलब भटूरे छोले खाए हुए तो कितने साल हो गएंगे, हाँ, छोले भटूरे तक नहीं खाए हुए? मेरे ख्याल से 6-8 साल तो हो गए होंगे शायद, कि छुआ भी नहीं, एक बाइट भी नहीं लिएगी। भाई तुम भी कम करो खाना भटूरा। तुम्हारा भटूरा बाहर आ रहा है। हाँ तो ये है कि मैं अपनी डाइट को लेके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हूँ। मुझे लगता है कि जो भी मैं अपने शरीर में ले रहा हूँ वो सही तरीके से सही फ़ायदा करे। सही क्वांटिटी में और अच्छा खाना होना चाहिए वो। हाँ जी, नेचुरल खाने से हाँ भी हम जी, गोल्ड लेके आ सकते हाँ हैं। जी, उसी से गोल्ड आता है। उसी से गोल्ड लाते हैं। हाँ प्रणव, अपने मिस्टर इंडिया एक्सपीरियंस के बारे में बताइए थोड़ा। हाँ, 2017 में ये मुंबई में हुआ था मिस्टर व्हीलचेयर इंडिया, जहाँ मैंने फर्स्ट प्राइज़ जीता था। ये जैसे नॉर्मल मिस्टर इंडिया होता है उसी की तरह था, इसमें भी राउंड्स थे, क्वेश्चन आंसर राउंड था, मॉडलिंग राउंड था, व्हीलचेयर में ही हमें रैंप वॉक करनी थी। और वहाँ पे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स थे, सब थे, अच्छे कंटेस्टेंट्स थे, और एक अच्छे लेवल पे हुआ था, और वहाँ फर्स्ट प्राइज़ जीत के काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई थी, तो बड़ा अच्छा लगा था मुझे। ये ऑफ कोर्स अच्छा ही मूवमेंट है ये। आप मिस्टर व्हीलचेयर इंडिया बन गए, गोल्ड मेडल आप ले आए। कमाल है जी। कोई फैन मूवमेंट बताओ ना। फैन मोमेंट हमारा एशियन गेम्स के बाद काफ़ी सारे हुए हैं। पहले जब एयरपोर्ट पे आए वहाँ पे काफ़ी सारे लोग आने लगे, सेल्फीज ले रहे हैं, फ़ोटोज़ ले रहे हैं, और बाहर और भी जहाँ जहाँ जगह हम जाते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग आ जाते हैं कि कैन वी क्लिक अ पिक्चर विद यू, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है कि हाँ थोड़ी पहचान मिल रही है, और थोड़ी मेन है कि रिस्पेक्ट दे रहे हैं लोग, उस चीज़ को मान रहे हैं। और कहीं के अब काफ़ी जगह मुझे एज अ चीफ गेस्ट भी बुलाया जाता है, स्कूल्स में भी, फंक्शंस में भी, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है कि लोग मिल रहे हैं, खुश हो रहे हैं, प्रेरित हो रहे हैं, और मेरी जो कहानी मेरे तक सीमित थी आज आगे दूसरों को सुनाई जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों तक, हमारे शो का भी यही मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये स्टोरी पहुंचे। हाँ, पहले वो कहानी मेरे पहुंचे। मन में थी, फिर मैंने आगे वो कहानी अ, दूसरों को सुनाई, अब वो दूसरे आगे और सुना रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलती है। अच्छा प्रणव, कोई मेमोरेबल मोमेंट्स और कुछ बताइए, कुछ फैमिली से रिलेटेड हो या रिलेटिव्स से रिलेटेड हो, कुछ तो बताइए ज़रा। तो जैसे कि आप जानते हैं मेरा गेम क्लब थ्रू है पैरा एथलेटिक्स, तो हमारा फर्स्ट इवेंट फर्स्ट गोल्ड था, मतलब 23rd से स्टार्ट हुआ था ये, और फर्स्ट इवेंट हमारा ही था, और देश के लिए सबसे पहला गोल्ड हमने जीता था। क्या बात है। तो जब हम स्टेडियम में जाते हैं तो ना हमें अपने फ़ोन सबमिट कराने होते हैं, साथ ले जाना अलाउड नहीं होता। तो जब हमने मेडल जीत लिया था तो हम इंस्टेंटली फैमिली को नहीं बता पा रहे थे। तो कुछ ऐसा हुआ था कि मेरी मदर की कोई नोन है, उन्होंने
ट्वीट देखा था। ट्वीट किसका था? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी और स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी, उन्होंने ट्वीट करा था कि प्रणव शर्मा ने पैरा एथलेटिक्स में एशियन पैरा गेम्स 2023 में गोल्ड जीता है क्लब थ्रो इवेंट में। तो ये जो न्यूज़ है ये किसी ने देखी, उन्होंने मम्मी को फ़ोन करा और बताया कि उन्होंने पूछा कि प्रणव एशियन पैरा गेम्स खेलने गया? उन्होंने कहा हाँ, क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि उसने गोल्ड जीता है। मम्मा ने कहा नहीं, उनका कोई फ़ोन तो नहीं आया अभी तक। उन्हें काफ़ी ज़्यादा हैरानी, फिर उन्होंने कहा कि जब तक उनका फ़ोन नहीं आएगा मुझे यकीन नहीं होगा। हाँ। तो फिर जैसे ही हमें हमारा फ़ोन मिला, हमने उनको फ़ोन करा, वीडियो कॉल करी, तो और भी जो रिलेटिव्स हैं साथ जुड़ गए वीडियो कॉल में। सब रो रहे थे, सब बहुत खुश थे, क्योंकि ये थोड़े गिनती के हमारे पास के रिलेटिव्स हैं जिन्होंने ये स्ट्रगल देखा है। जो पिछले 5-6 सालों में हमने मेहनत लगाई है, उन्होंने वो मेहनत देखी है। तो काफ़ी ज़्यादा खुशी थी कि जो हमने जिस चीज़ के पीछे इतनी ज़्यादा मेहनत और कोशिश की है वो आज सफलता प्राप्त हुई है। तो बहुत ज़्यादा खुश थे। एक मेरा दोस्त है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है करण दुआ, तो उसका भी मुझे व्हाट्सएप पे ऑलरेडी मैसेज आया हुआ था और मिस्ड एक कॉल थी। मैंने उसे फ़ोन किया, मैंने कहा तेरे को कैसे पता? उसने कहा मैंने भी ट्वीट देखा था। तो क्या बात है। शायद हम उस टाइम ना बता पाए और ये अचीवमेंट इतनी बड़ी थी कि प्राइम मिनिस्टर और स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने ट्वीट करा तो लोगों को पता लगा। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है जो बिल्कुल बिल्कुल। आप खुद नहीं बता पा रहे बट लोगों से पता लग रही है। तो काफ़ी ज़्यादा प्राउड मोमेंट था वो हमारे लिए। आप खुद घर पे फोन नहीं कर पाए थे बट लोगों ने बता हाँ, दिया था इन्फॉर्मेशन कि न्यूज़ पहुंच गई गोल्ड थी। आ गया है बट मम्मा ने बोला कि जब तक कॉल नहीं आएगा मैं यकीन नहीं हाँ, करूंगी। देश के नाम एक गोल्ड हो चुका है। क्या और बात गोल्ड के साथ ही मैंने एशियन पैरा गेम्स रिकॉर्ड भी बनाया था। ये मेरा डेब्यू था उसी में। तो काफ़ी ज़्यादा खुशी है कि जो परफॉर्मेंस हम देना चाह रहे थे वो हमने दी है, और ऐसे ही आगे मतलब हम मेहनत करते रहेंगे और बेटर रिजल्ट्स देंगे। कुछ फ्यूचर गोल्स के बारे में बताइए, कुछ प्लान्स हैं आपके? हमारा अब यही गोल है कि आगे हम इसी ईमानदारी, सच्ची लगन, मेहनत के साथ मतलब और ज़्यादा डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी दिखाएं और ज़्यादा अपना हार्डवर्क दें इस चीज़ को, और ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स, परफॉर्मेंसेस दे पाएँ, ताकि आगे आने वाले और बड़े कॉम्पिटिशन्स में हम अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएँ। और मेरा ये मानना है कि अगर हमें कोई चीज़ कुछ देती है तो हमें भी उसको देना चाहिए। तो मुझे खेल से बहुत कुछ मिला है और एज एन इंडिविजुअल हमें सोसाइटी को भी कुछ देना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि आगे आने वाले जो नए खिलाड़ी हैं उनके भी हम अगर थोड़ी बहुत मदद कर पाएँ तो वो उनको भी खुशी होगी और प्रोत्साहन मिलेगा, ताकि एशियन और ओलंपिक्स ऐसे लेवल पे वो मेडल जीत पाएँ और अपनी ज़िंदगी बदल पाएँ, अपनी और अपनी परिवार की ज़िंदगी बदल पाएँ। प्रणव, जो कुछ नए खिलाड़ी या नए एथलीट बनना चाह रहे हैं उनके लिए कुछ एडवाइस देना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहता हूँ जो भी बडिंग एथलीट्स हैं कि ये जर्नी लंबी चलेगी और उड़ान भी लंबी होगी। सफ़र शायद इतना आसान नहीं होगा जितना आप सोच रहे हैं अभी। इसमें बहुत मेहनत लगेगी, आपका मतलब काफ़ी ज़्यादा आपके टेस्ट होंगे, काफ़ी ज़्यादा मतलब अप डाउन्स आपको फेस करने पड़ेंगे, बट हिम्मत ना हारिए कभी। क्योंकि अगर मैं अपना एग्जांपल दूं, मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से आता हूं जो स्पोर्ट्स फील्ड में नहीं थे, और मैं एक बस ऐसा शायद मान लीजिए कि ऐसा इंसान हूँ जिसने एक दिन सपना देख लिया था कि अपने देश के लिए एक मेडल जीतना है और गोल्ड मेडल जीतना है, और आज वो मैंने सपना पूरा करा है अपने परिवार, अपनी टीम, कोचेस, न्यूट्रिशनिस्ट और अपनी मेहनत से। तो अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। बस सच्ची लगन, ईमानदारी से मेहनत करते रहिए और सफलता ज़रूर मिलेगी। थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा बट मिलेगी ज़रूर। एक बार बचपन की बात है, मैं एक क्रिकेट का मैच देख रहा था और वहाँ पे एक कमेंट्री हुई थी और ये एक लाइन बोली गई थी कि जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, बट जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। तो शायद कहीं ना कहीं वो बात मेरे जहन में बैठ चुकी है और उसी चीज़ को अपनाते हुए मुझे ये लगता है कि जो हार्डवर्क, मेहनत होती है उसका कोई शॉर्टकट नहीं होता और ओवरनाइट सक्सेस जैसी कोई चीज़ नहीं होती।
वो शॉर्ट फेम या इंस्टेंट फेम वो ज़्यादा लंबी वो चलती सर नहीं। पे भी चढ़ जाता है। वो सर पे भी चढ़ती है और टेम्परेरी ही रहती है, आपको भी टेम्परेरी बना के रखती है। एक लंबे अरसे तक कोई चीज़ चलानी है तो उस पर मेहनत भी एक लंबे अरसे तक ही चलती है। तो मेहनत करते रहिए, जो भी काम कर रहे हैं जिस भी फील्ड में है उससे ईमानदार रहिए, सच्ची लगन रखिए। और मेरे ख्याल से किसी को कुछ बुरा भला कहने की ज़रूरत नहीं है, अपने काम से मतलब रखिए, अपना काम करते रहिए, एक दिन आपको पहचान अपने आप मिल जाएगी। और जो आपकी कहानी है वो आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट हो सकती है कि आपकी कहानी आपकी ज़ुबानी नहीं किसी और की ज़ुबानी लोग सुना रहे हैं। तो जब कोई और आपकी कहानी कहीं सुनाए या आपका एग्जाम्पल दे, तब आपने एक्चुअली में एग्जाम्पल सेट करा है। तो मुझे अच्छा लगता है कि ये एक अचीवमेंट मैं अचीव कर रहा हूँ, एक माइलस्टोन है मेरे लिए लाइफ का। तो इसी के लिए हमें मेहनत करते रहनी चाहिए। आजकल मतलब वो फेम या मतलब आप बहुत कंटेंट ऐसा आ चुका है जिससे एक शॉर्ट टर्म फेम मिल जाती है, लोग फेमस भी हो जाते हैं, लोगों को लगता है वाह ये तो बहुत बड़े लोग हैं। बट एक्चुअली में जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जो लोग अचीव कर रहे हैं, जो आपकी पॉडकास्ट का भी असल में मतलब है, बिल्कुल ऐसे लोगों से जुड़ना। बिल्कुल तो ऐसे जो लोगों रियल हीरोज हैं, हाँ जी, रियल कुछ हैं जो डांस या कुछ करके, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, देखिए हम किसी के खिलाफ नहीं, नहीं, सबका अपना काम है, हम सबका सबके अपना काम है। की कोई कैसे इज्जत फेमस करते हुआ हैं। है, कोई कैसे फेमस हुआ है, बट मुझे लगता है कि जो एक्चुअल टैलेंट है वो कैमरे के पीछे ही है अभी तक। हाँ नहीं, उनका भी देखो, उनका भी अपना काम है, उसके काम की हम सराहना करते हैं। बिल्कुल। तो बट जो असल में जो मेहनत कर रहे हैं, जो ऐसा काम है या जो देश के लिए सपोज हम जैसे मेडल ला रहे हैं, इन लोगों को भी वैल्यू मिलनी वैल्यू चाहिए। मिलनी चाहिए। मुझे लगता है उतनी नहीं मिलती है, हाँ। बट मिलनी चाहिए। हाँ, दे आर मोर डिजर्विंग दैन दे डिजर्व। बिल्कुल, ये तो मैं मानता हूँ। तो बस इसी के लिए मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा आपका इनिशिएटिव है कि आपने ऐसे लोगों के साथ जुड़ने का एक बिल्कुल बिल्कुल, ये ठान लिया है मैंने। मैंने जैसे आपको बताया था, एक हमारे यहाँ पे शमशान बनाया है, 33 साल लगा के किसी ने शमशान इतना सुंदर बना दिया कि वो उस पर लंदन जाके गोल्ड मेडल लेके आ गए, उस पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। तो ये भी एक इंस्पायरिंग स्टोरी थी। ये मतलब मुझे लगता है कि यूथ जैसे जो हम लोग हैं या फिर जो मेरे से छोटे भाई हैं, जो भी यूथ है आज का, अगर वो कुछ भी इससे सीख सकें या कुछ भी निकल सके, इससे इंस्पायर हो सकें इससे, तो मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ें करते रहनी चाहिए। और पॉपुलर लोगों को तो सब ढूंढ रहे हैं, मैं भी ढूंढूंगा ऐसा नहीं है, बट मैं थोड़ा सा बैलेंस करके चलना चाहता हूँ। मेरा जो मेन फोकस है वो है एक्चुअल टैलेंट की तरफ, कि कहाँ पे हैं ऐसे लोग जिनसे मैं कुछ सीख सकूँ। मुझे लोगों का पता नहीं, शो मैंने अपने लिए बनाया है, अगर 4 लोग देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। हाँ, और वही है कि अगर आपकी ज़िंदगी किसी की ज़िंदगी में कुछ अच्छा बदलाव ला सकती है, तो इससे बेहतरीन ज़िंदगी आप नहीं जी सकते शायद। बिल्कुल। मतलब बहुत ज़्यादा लोगों में शायद ना चेंजेस आए, 2-4 में भी आप कुछ ऐसा छाप छोड़ जाएं कि वो अपनी ज़िंदगी एक अच्छे वे में बदल दें, एक बेहतरीन ज़िंदगी बना लें, तो उस दिन आपका मकसद सफल हो जाता है। बिल्कुल। तो वही मेरा मन करता है कि इसी फील्ड में ऐसे काम करते रहें और ऐसे ही मेहनत करते रहें, देश के लिए मेडल जीतें, देश का नाम रोशन करें। और आने वाले टाइम में अब अच्छे खिलाड़ी हमारे देश में खिलाड़ियों की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल। सिर्फ यह है कि उनको एक राइट सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी है, अच्छा कोच, अच्छी गाइडेंस हो, और थोड़ा कंपनी जैसे गवर्नमेंट सपोर्ट करे, थोड़ा प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो सपोर्ट करें, क्योंकि टैलेंट की तो देखो कमी नहीं है इंडिया में। मेरा मानना है कि दुनिया में इतना टैलेंट शायद कहीं नहीं होगा जितना इंडिया में आपको मिल जाएगा, और ये बात हर बंदा इस बात पे सहमति रखेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ये बस सही तरीके से सही वक्त पे सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे इनिशियल स्टेजेस में स्टार्ट करते हैं, अगर फाइनेंशियल दिक्कत है, कुछ है, तो बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि जो सपोर्ट आपको मिलना शुरू होता है वो आपको एक थोड़े टाइम बाद मिलने के बाद थोड़े टाइम बाद मिलता है, क्योंकि आप जब कुछ अचीव कर लेते हैं तब लोग देखते हैं, तब धीरे धीरे लोग आपसे जुड़ते हैं, सब सपोर्ट करना चाहते हैं। बिल्कुल। बट जो इनिशियल स्टेज होते हैं वहाँ पे सपोर्ट असल में मैटर करता है, क्योंकि बिल्कुल, ये मैं भी जर्नी बोलता मैटर हूँ करती है। कि अगर किसी को सपोर्ट करना है तो इनिशियल स्टेज पे करो, बाद में तो दुनिया साथ होगी। हाँ, तो जो सपोर्ट कर रहे हैं उन्हें भी अपना सपोर्ट बढ़ाना चाहिए, और जो सपोर्ट ले रहे हैं उन्हें भी सपोर्ट की तरफ पूरी ईमानदारी रखनी चाहिए कि कुछ गलत नहीं करना चाहिए उसमें। तो ये आपको पता है दुनिया गिव एंड टेक पे चलती है, सबका ध्यान टेक पे है, गिव का ध्यान किसी पे है ही नहीं। तो कुछ आप गिव करिए, कुछ टेक करिए, तभी ये बेहतर दुनिया बन पाएगी। बिल्कुल।
बहुत ही अच्छे तरीके से आपने समझाया है और मुझे लगता है इस एपिसोड से बहुत सारे लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी, खासकर जो नए खिलाड़ी आने वाले हैं। और पैरा गेम्स के बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता है, उनको भी पता लगेगा, काफ़ी लोगों को अवेयरनेस मिलेगी। खासकर क्लब थ्रो जो मुझे भी नहीं पता था, आपके साथ काम किया उसके बाद मौका मिला, ही पता, मतलब मुझे ये पता लगा उसके बाद काम करने के बाद कि क्लब थ्रो भी कुछ होता है। एक बार इक्विपमेंट दिखाइए ना अपना क्लब थ्रो जरा। हाँ जी, ये जैसे आप देख सकते हैं। अच्छा, ये मैं उठा सकता हूँ? हाँ जी, हाँ जी, जरूर। दिस इज ओके, सो दिस इज द क्लब थ्रो और इसी से गोल्ड लेके आए हैं प्रणव। तो क्या बात है, आपने बिल्कुल इंडिया का फ्लैग पूरा वो। अच्छा, इसकी एक और कहानी थी, आपने कुछ मोदी जी को भी ये हाँ दिया जी, था? मोदी जी को अरे वो मैंने बताइए gift ना। किया था। मैं जब मोदी जी से मिला था हाँ। तो हमें पूछा गया था कि अगर आप उन्हें कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं अपनी खुशी से तो कीजिए। तो मेरी ज़िंदगी में इससे बड़ी चीज़ तो कोई नहीं रही है। बिल्कुल। तो मैं और एथलेटिक्स आप ले लीजिए, जैसे इवेंट लगा लीजिए, उसमें है जैवलिन है, शॉट पुट है, डिस्कस है, हैमर थ्रो है, और फिर लॉन्ग जंप, हाई जंप, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, रिले, 1500 मीटर, स्टीपल चेज, मतलब ये सारे इवेंट्स होते हैं उसमें। ऐसे ही हमारे पैरा एथलेटिक्स में भी सारे इवेंट्स होते हैं। इसमें ये जैवलिन, डिस्कस, शॉट पुट, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, लॉन्ग जंप, हाई जंप सारे हैं। बस ये डिफरेंस है, एथलेटिक्स में जैसे हैमर थ्रो होता है, पैरा एथलेटिक्स में क्लब थ्रो होता है। जो ये क्लब थ्रो इवेंट है ये एथलेटिक्स में नहीं है, बाकी सारे इवेंट आपको नॉर्मल एबल बॉडी एथलेटिक्स है उसमें मिल जाएंगे। ओके। सिर्फ जो वहाँ पे हैमर थ्रो होता है जो कि यहाँ पे नहीं है पैरा एथलेटिक्स में, और क्लब थ्रो है यहाँ पे उसकी जगह। तो क्लब थ्रो ये है, जब हमने खेलना शुरू करा था उससे पहले हमें भी नहीं पता था इतना। जब मुझे धीरे धीरे नॉलेज हुई थी कि ऐसे स्पोर्ट्स होते हैं, पैरा स्पोर्ट्स हैं, फिर धीरे धीरे कैटेगरीज का पता लगा, उसके बाद ये इवेंट पता लगा कि क्लब थ्रो एक इवेंट है। तो हमें भी तब अवेयरनेस, तब नॉलेज हुई। तो अब जैसे कि हम जीतते हैं या आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे और ज़्यादा इसके बारे में अवेयरनेस फैलेगी। तो अच्छा लगता है कि हम एक माध्यम बन सकते हैं इस चीज़ को बढ़ावा देने का। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि पैरा में गेम्स क्या होते हैं और नॉर्मल जो लोग हैं उनके लिए क्या गेम होते हैं, क्योंकि देखो क्रिकेट, फुटबॉल ये पता है, हॉकी पता है, हाँ जी। बट उसके अलावा भी बड़ी सारी चीज़ें हैं। और इंडिया में जैसा आप जानते हैं क्रिकेट का हमेशा से ही बहुत ज़्यादा क्रेज बहुत रहा है। क्रेज है। हाँ। तो जब टोक्यो 2020 ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता था जैवलिन थ्रो में, जैवलिन थ्रो। हाँ जी, तो काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस और अच्छी हुई थी एथलेटिक्स को उसके लेकर। बाद तो बहुत ज़्यादा हो गई थी, मतलब काफ़ी लोग जैवलिन खेलना शुरू कर दिए हैं और अच्छे खिलाड़ी भी निकल रहे हैं। आप अगर जो जूनियर लेवल या सीनियर लेवल पे देखेंगे, खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस भी अच्छी आ रही है और वर्ल्ड लेवल की परफॉर्मेंसेस आ रही हैं। तो आने वाले टाइम में बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी निकलेंगे हमारे देश से, बिल्कुल निकलने वाले हैं और मुझे पूरा यकीन है। हिंदुस्तान की मिट्टी में कुछ है, आप हिंदुस्तान की मिट्टी से खिलाड़ी निकालेंगे वो एकदम ऊपर तक जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही कमाल की बातें हुई आपके साथ प्रणव आज, और मैंने काफ़ी कुछ सीखा। आपकी जो स्टोरी है बहुत ज़्यादा कहानी इंस्पायरिंग है, और नए, जैसे मैंने बोला कि नए एथलीट्स को बहुत हेल्प मिलेगी, व्यूवर्स को बहुत मज़ा आएगा इसको देखने में, और मुझे जो मज़ा आया इतना बात करने में, मुझे लगता है हम अभी और 1 घंटे बात कर सकते हैं बट एपिसोड बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इस एपिसोड को यहीं तक रखते हैं। और थैंक यू सो मच प्रणव मुझे टाइम देने के लिए, थैंक यू सो मच, बिकॉज आपने इतने बिजी शेड्यूल में मुझे टाइम दिया है। इनके हमेशा प्रैक्टिस सेशंस रहते हैं, डेली उनको एक्सरसाइज के लिए जाना पड़ता है, डेली वार्म अप, जो भी ये पूरा रूटीन एक एथलीट को फॉलो करना पड़ता है, तब जाके गोल्ड, ये सारी चीज़ें आ पाती हैं हमारे देश में। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट डेडिकेशन के साथ और स्ट्रिक्ट डाइट के साथ रहना पड़ता है। तो चलिए प्रणव, थैंक यू सो मच। मेरा सौभाग्य है कि मैं आपसे मिला और बहुत खुशी है कि हमने ये करा। बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरा अब तक का बेस्ट एपिसोड है, ये मैं एपिसोड में बोल रहा हूँ अपने तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये चीज़ें होती हैं जो ज़्यादा दूर तक जानी चाहिए। कुछ आप भेजो ना भेजो, बट जो रियल टैलेंट है उसको दूर तक भेजना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस मिलेगी, इसके बारे में पता लगेगा, तो हो सकता है कि आपके आसपास से कोई अच्छा खिलाड़ी निकल जाए और किसी को कुछ हेल्प हो जाए। तो चलिए, थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आप कर सकते हैं तो थैंक यू।